नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं हमारा खास शो निष्पक्ष इसलिए कि हम जिस भी नेता से बात करते हैं, जिस भी पॉलिटिशियन से बात करते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि प्रदेश से जुड़े हुए सवाल, जनता के हितों से जुड़े हुए सवाल पूरी निष्पक्षता के साथ करें और उनका भी बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन जो कि जनता के हितों से संबंधित हो वो आपके सामने एज इट इज़ लाने की कोशिश करें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ प्रदेश के एक बहुत बड़े दिग्गज परिवार से संबंध रखने वाले, जिनका खुद का इटसेल्फ बहुत बड़ा नाम है, चौधरी देवीलाल जी की विरासत और उनके परिवार को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्र चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति में और देश की राजनीति में। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला अपनी कूटनीति के लिए, अपनी एनालिटिकल अप्रोच के लिए, अपनी शालीनता के लिए और गजब की चीज़ों पर पकड़ के लिए पूरे प्रदेश के साथ साथ देश भर में मशहूर है। और जिसको ये कह सकते हैं कि आप जब पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, राजनीतिकों की बात करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस की अगर आप बात करते हैं तो आपको वो फेरिस्त में जब नाम ढूंढने होंगे तो बड़े कम नाम देश की राजनीति में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक ऐसे ही हरियाणा प्रदेश की राजनीति के पुरोधा कह सकते हैं, जो इनको एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाए तो मुझे लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब ज्वाइंट पंजाब था और 1966 में जब पहली बार हरियाणा इंडिपेंडेंट हुआ, एक राज्य बना, तब से लेकर आज तक उनको हरियाणा की राजनीति की सारी चीज़ें उनके टिप्स पर हैं। तो ऐसे राजनीतिज्ञ के साथ बात करना अपने आप में गौरव की अनुभूति देता है। बड़े आदर के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद निष्पक्ष में हमारे शो में। चौधरी साहब, अभी तक के इतने कार्यकाल में मतलब आपने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र हैं आप, अब तो कहते हैं कि उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी भी इस समय है। आपने तो वो राजनीति का दौर उस समय देखा है जब चौधरी देवीलाल खुद पैदल यात्रा करके किसानों के बीच में जाते थे, उनके दुख दर्द को समझते थे। वो जो दौर देखना है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि आज जो जितनी भी नई जो पीढ़ी है वो उतनी बारीकी से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की सिर्फ विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर सकती है, लेकिन आपने उनके साथ उन पलों को जिया है। आपने वो देखा है कि जब वो किसानों के, लोगों के बीच में जाते थे, किन मुद्दों के लिए और कितनी आत्मीयता से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी किस तरह से, इसीलिए उनको किसानों का मसीहा कहा गया, इसीलिए उनको ताऊ नाम दिया गया कि वो अपनेपन का भाव स्वर्गीय चौधरी देवीलाल में हर आदमी देखता था कि हमारे बुजुर्ग हैं परिवार के। तो मैं चाहूँगा कि वो जो राजनीति के कुछ पहले मैं जानना चाहूँगा कि उस समय की राजनीति में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल कुछ ऐसी बातें उस समय की जो आज की राजनीति से बिल्कुल विलक्षण बनाती हैं। देखिए, उस जमाने में, आज के ज़माने में बहुत फर्क आ गया। तब ये सोशल मीडिया, ये टीवी वगैरह कुछ नहीं था। आज तो आप किसी भी आदमी को लॉन्च करना हो तो आप एक हफ्ते में किसी को भी कर सकते हैं। इतने चैनल जाएगा, सब जगह पहुंच जाएगा। का तरीका तब तो कुछ था ही नहीं, और तब तो सड़कें भी नहीं थी। अब तो मैं ये कहूँगा कि गडकरी साहब ने एक ऐसा काम कर दिया कि पूरे देश को, जहाँ 8-8 घंटे के रास्ते थे वो 4 घंटे में हो गए। पूरे देश को ऐसा बढ़िया नेटवर्क हो गया। हाँ, सब जगह जो नेशनल हाईवेज बने सुपर है, जर्मन जैसे हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। तब उस जमाने में जब आपको ऊँटों पे जाना पड़ता था, घोड़ों पे जाना पड़ता था, बसेज भी नहीं थी। उन दिनों में राजनीति करना कोई आसान काम नहीं था। ज्वाइंट पंजाब में बिल्कुल चौधरी देवीलाल, मैं तो चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, मुझे तो इस बात का लाभ मिलेगा। राहुल गांधी को इंदिरा जी के नाम का मिलेगा, सिंधिया परिवार को उनके परिवार का मिलेगा, आपके ठाकरे को या करुणानिधि को उनको अपने परिवार का लाभ मिलेगा। चौधरी देवीलाल तो एक साधारण किसान से चल के देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे। बिल्कुल वैसे हालात में किसी आदमी को सफर तय करके जब जनता के बीच में जाना, पब्लिक से लेके जाना और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर देश के बन जाना बहुत बड़ी बात। वो रखे या नहीं रखे ये उनका विषय था जी। पर मैं ये समझता हूँ बहुत हिम्मत की बात थी, बहुत संघर्ष की बात थी उन दिनों में। वो संघर्ष करना आज तो कुछ है ही नहीं। आज तो 1 मिनट में चढ़ा दो, 1 मिनट में गिरा दो। माफ करना, ट्रम्प का मामला ले रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, सब सारा कुछ उनका है। और उस आदमी का एकदम इतना तेजी से 10 महीने में ग्राफ कहाँ चला गया। मतलब हर देश में, इवन उनके अपने कंट्री में टोटल पॉपुलरिटी। तो आज के तब के जमाने का बहुत फर्क है। चौधरी देवीलाल पूरे जीवन में एक संघर्ष के प्रतीक बन गए थे। हर आदमी के वो मतलब एक जननायक बन गए थे। मैंने जेपी का समय देखा, महात्मा गांधी का समय तो हमने देखा नहीं। 1977 में जब इमरजेंसी के खिलाफ, एक्सेसिस के खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया, तो तब मुझे याद है 1977 में, क्योंकि मैं उस वक्त, आप ये समझिए कि मैं 42 साल की उम्र में था जी, 32 साल की उम्र, मैंने वो दूर देखा है।
तो केवल एक जेपी के नाम के वोट पड़े थे, जयप्रकाश जेपी, किसी पार्टी का नाम नहीं था। हालांकि बड़े नेता उस वक्त जो चरण सिंह वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर थे, और सब देश में एक ही नाम जेपी के नाम का। तो इतना करिश्मा। जो देवीलाल का एक दौर आया 1987 का जो समय था, उसमें जब न्याय युद्ध उन्होंने लड़ा तो एक दिल्ली में सभा करी थी, जिसमें आप ये समझिए कि 7-8 लाख लोग थे। एक विजय रैली थी हरियाणा के। आज भी वीडियो हर कभी ना कभी आंख सामने आ जाता है। देखिए 77 में, 87 में, 82 में भी उन्हें मैंडेट मिला। 77 में उन्हें 90 में से 85 सीट मिली। 87 में फिर रिपीट किया। देखिए आंध्र प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु हमसे बड़ी स्टेट हो सकती है ज्योग्राफिकली, मेंबर ऑफ नंबर्स वहाँ के ज़्यादा है, पर परसेंटेज ऑफ वोट जो देवीलाल को मिला वो हरियाणा, आज तक हिंदुस्तान की धरती पे किसी भी स्टेट में किसी को नहीं मिला। मतलब वो लोगों के इतने पॉपुलर, मतलब वो आप ये बैठिए कि जब उन्होंने दिल्ली में वो रैली करी थी, मुझे याद है, मैं तब MLA था, मिनिस्टर था उनकी कैबिनेट में। जब रैली करने के बाद 3 दिन के अंदर NT रामाराव के, करुणानिधि के, हेगड़े के टेलीफोन आ गए चौधरी देवीलाल को। एक हो गया कि नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़े कदावर नेता चौधरी देवीलाल है। कहने लगे देवीलाल जी हम भी कांग्रेस के खिलाफ है, ऐसे मंच पे हमें क्यों नहीं बुलाते। तो मेरा कहने का मतलब उन्होंने ऐसा युग जिया था, और आज भी देखिए उनके नाम का 4थी पीढ़ी तक अब भी हम कोई मंच लगाए, चाहे वो मेरा है, इनरलो का है, JGP का है, फोटो चौधरी देवीलाल की, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब उन्हीं के नाम का मिल रहा है जी। तो चौधरी देवीलाल ने अपने ज़माने में अपने संघर्ष से, वो समय आज के लोगों में नहीं है। तब ना करप्शन थी ना ये थे। आज तो 50 एलिगेशन आते हैं, 50 आपके खिलाफ लोग। अब तो RTI आ गई, अब तो CM विंडो आ गई, अब तो कोर्ट में चले कंप्लेंट कर दे, मेल ही कर दो। उस जमाने में जब मीडिया नहीं था, अखबार भी कोई आदमी पढ़ता था, गाँव में कभी एक आधा न्यूज़पेपर आता था। हमारा चौटाला बड़ा गाँव है, हमारे गांव में मेरे ख्याल में उन दिनों में मुझे 55-60 का ज़माना याद है, गांव में 2-3 अखबार आते थे। अखबार भी नहीं थे, ना बिजली थी, ना सड़कें थी, ना पानी था, बिल्कुल ऐसा रेगिस्तान इलाका था। जो अब मिडिल ईस्ट का वो हालत इधर हमारे यहाँ होती थी। और सबसे बड़ी बात की भी आज तो वही बात है ना, आज तो हेलीकॉप्टर उपलब्ध है, जो सुवरित आदमी 15 मिनट में एक कोने से दूसरे कोने पहुंच गया। आज नहीं, आज तो सारा गाड़ियों से करना या पैदल यात्राएं करनी, एक जगह दूसरी जगह। आज तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ऐसे जुड़े हैं कि वहाँ एक मीटिंग करो, दूसरी यहाँ करो, तीसरी स्टेट में जाके तो पता लगे तीनों अलग अलग जगह सुबह दोपहर का खाना हो जाए। तीनों पे आप ट्रायंगुलर पे कहीं भी कर जाए खाना। बहुत कन्वीनियंसी मिल गई आज के दिन। आपको क्या लगता है जो साहब की स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी बनी, इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी बनने के बाद परिवार अलग हुए, परिवार अलग होने के बाद क्या है, आप अपनी तरफ से 25 सितंबर को चौधरी अभय सिंह चौटाला ने रोहतक के अंदर एक रैली करी देवीलाल जी की जयंती पर। आप अपने घर पे हर साल करते हैं स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती पर, जन्म दिवस पर, और JJP पार्टी अपना करती है। आपको क्या लगता है कि जो विचारधारा लेकर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी लोगों के बीच में, जनता के बीच में गए थे, आज वो सभी लोग, परिवार के लोगों में, ये नहीं कहूँगा कि किसी की एक व्यक्ति विशेष की बात करूँ, आपको लगता है क्या वो उसी विचारधारा को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या सिर्फ विचारधारा के नाम पर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि भाई जिससे लोगों को जोड़ा जा सके, और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, या उस विचारधारा को कायम भी रख पा रहे हैं? देखिए चौधरी देवीलाल की विचारधारा में एक बात जो है, जहाँ सब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनमें कभी मैं नहीं आया। उन्होंने हमेशा सेक्रीफाइस करा। जो डेमोक्रेसी में सेक्रीफाइस करता है उसके पीछे देश लग जाता है। जब कोई आदमी किसी मोटो को लेके चलता है, उसके पीछे सब लोग चलेंगे। जब ये लग जाए कि अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है तो फिर सब लोग हट जाएंगे, फिर कोई भी साथ नहीं रहेगा। चौधरी देवीलाल ने, मुझे याद है 1966 में जब हरियाणा बना, हरियाणा संघर्ष समिति के वो प्रेसिडेंट थे, उधर संत फतेह सिंह पंजाब संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट, दोनों में आपस में बैठ के ये तब था कि तुम हरियाणा बनाओ, मैं पंजाब बनाता हूँ। और उस वक्त चो साहब को ये एलिगेशन लगा कि देवीलाल इस करके हरियाणा बनाना चाह रहा है, कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। चो साहब ने अनाउंस करा संघर्ष समिति में, मुझे याद, मैं स्टूडेंट था तब, कॉलेज में चंडीगढ़ पढ़ता था, कि मैं इसके बाद 66 के बाद मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मैं विधानसभा ही नहीं लड़ूंगा। किसी को ये गलतफहमी ये निकल जाए, मेरा काम है हरियाणा के लोगों का संघर्ष करना, हरियाणा बनाने का। कांग्रेस विरोध कर रही थी, हरियाणा बना, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, 66 का चुनाव छोड़ दिया था। राव वीरेंद्र सिंह जब चीफ मिनिस्टर बने, पंडित भगवत दयाल की सरकार गिरा दी थी, तब तक डिफेक्शन बिल नहीं आया था, एंटी डिफेक्शन बिल नहीं आया था। तो 12 MLA डिफेक्ट करके गए, उनमें चांदराम थे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उसमें मनीराम गोदारा थे, उसमें जगन्नाथ थे, उसमें हीरानंद आर्य थे, प्रताप सिंह जी थे। ये सब MLA चौधरी देवीलाल के पक्के चले थे। एक मुल्तान सिंह थे,
राव साहब वो दो ही थे। चौ साहब ने जब ये दिखा कि नहीं चीफ मिनिस्टर का मामला है तो राव वीरेंद्र सिंह को बना दिया कि नहीं मुझे इस बात से परवाह नहीं, राव वीरेंद्र सिंह को चीफ मिनिस्टर बच्चा। 8 महीने बाद सरकार गिरा दी थी। जब प्राइम मिनिस्टर का मामला है, देवलाल इलेक्ट हो गए प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल हॉल में मैं भी था, तय हो गया था, बाहर न्यूज में चला गया कि देवलाल इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। पर वहाँ कहने लगा नहीं मैं ताऊ का रोल करूंगा, मैं आप लोगों ने चुना, आपका धन्यवाद, मैं वीपी सिंह को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ। ये मामला है नहीं, अब तो सब मैं से शुरू करते हैं। हर कोई ये कहता है मेरे से कोई बड़ा नेता है क्या। ये बातें आप नहीं लेके सकते अगर आपने पब्लिक को साथ लेके ना, परिवार को लेकर साथ। कहीं मानते कि जो उनकी विचारधारा थी और जो उनकी सरलता थी, नहीं, उससे सिर्फ वेलफेयर के लिए, उससे बिल्कुल हटके बहुत अपना इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा सोचने लगे लोग। इस बात को नहीं पसंद करते। अभी जो सब हरियाणा की राजनीति में, पूरा राजनीतिक लहरों में आपका एक बयान पूरा चर्चा में रहा। आपने एक बयान दिया था कि भाई अगर इनको दोबारा सत्ता में वापसी करनी है तो परिवार को इकट्ठा होना पड़ेगा। परिवार इकट्ठा होगा तो सारे लोग साथ लगेंगे, ये लगेगा कि एकजुट होकर हरियाणा प्रदेश के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। जिसका आपकी बात का जेजेपी के जो पार्टी संभालते हैं, सारे सर्वे सर्वा हैं, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, उन्होंने इसका समर्थन भी किया। और उनसे 2-3 पत्रकार साथियों ने पूछा कि चौधरी रणजीत सिंह जी ने ऐसा बयान दिया, आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा भी हमारे बड़े हैं, हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, तो मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूँ। वो पहल करें परिवार को एकजुट करने की और मैं उनके साथ हूँ। तो ये तो हो गया अजय सिंह चौटाला और जेजेपी का वर्जन। हालांकि उनके दुष्यंत और दिग्विजय का वर्जन आना बाकी है, क्योंकि आज वो भी एक्टिवली राजनीति में। हालांकि अजय सिंह जी ने कहा है तो निश्चित तौर पे वो उनकी पार्टी की तरफ से वर्जन माना जाएगा। बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की, तो ये तो उनका वर्जन हुआ। क्या उसके बाद कोई आपकी तरफ से प्रयास हुआ हो, उन्होंने कोई कहा हो कि चौधरी साहब बात करें INLD और एक मंच, एक इकट्ठी पारिवारिक मीटिंग की जाए? कोई संभावना अभी तक बन पाई है उसकी? देखिए, लोगों की एक फीलिंग थी जब ओम प्रकाश जी की डेथ हुई। हालांकि ये बात तो बहुत पुरानी चली आ रही थी। तो बादल साहब ने बीच में मेरे और ओम प्रकाश जी के बीच में प्रयास करा जी। पर अब सब लोगों की उनकी डेथ के बाद ये थी कि बहुत लोग आए थे कि परिवार इकट्ठा हो। हुड्डा साहब का डाउनफॉल हुआ था, चुनाव सरकार नहीं बन सकी थी, तो सब लोगों का हरियाणा में एक बड़ा माहौल इस तरीके का बना हुआ था। तो जब ये मामला आया तो मेरे से भी लोगों ने बहुत कहा। तो एक दिन जैसे आपने सवाल पूछ लिया, मुझे भी मीडिया में कहना पड़ा। आप बड़े हो तो मैंने मीडिया में नहीं, मैंने जो कहा मैं वही कहूँगा जी। मैंने ये कहा भी बहुत टफ मामला है इसमें। देवलाल ने, बादल साहब ने, हरकिशन सिंह, सुरजीत, बहुत लोगों ने प्रयास करा, नहीं सिरे चढ़ा। पर अगर इसे करना है तो मैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ कि 1977 में जब जनता पार्टी बनी, इमरजेंसी के एक्सेसिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा था कि इकट्ठे होकर कांग्रेस को हटाओ। बिल्कुल। तो जब ये बना था तो उस वक्त वाजपेयी जी पार्टी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा कि आज हमने भारतीय जनसंघ को दफना दिया। मुझे याद है आसावली रोड पे ये मीटिंग थी, मैं उस सभा में था जी। कांग्रेस ने अपना, उनका चरखा निशान था, वो निशान खत्म करा था। जो चरण सिंह का हल जोता हुआ किसान था, अपना हल जोता हुआ किसान खत्म करा। और चंद्रशेखर जी चल के आए थे कि वो कांग्रेस से रिवोल्ट, यंग टर्क्स की एक पार्टी थी। और ऐसे बाबू जगजीवन राम जो जिन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, CFD बना के थी, वो आए थे। सब ने अपना ख़त्म करके सब पार्टीज ख़त्म कर दी और एक कॉमन प्लेटफार्म बनाया जिसमें 2 भगवे रंग का निशान हो गया और एक कुछ हरे रंग का कर दिया और बीच में जो चरण सिंह का कंधे पे हल और वो किसान रख दिया। एक नई पार्टी बन गई। अगर ये चलना है तो मैं बहुत लंबे चौड़े की जरूरत नहीं, मैं, अजय और अभय 3 लोग बैठे जी। 3 लोग बैठ के आपस में एक माहौल वो बनाए तो कोई इशू नहीं। मैं समझता हूँ 1 घंटे में सब तय करके चाय पे बात खत्म करके करा जा सकता है। पर उसके लिए बहुत ऑनेस्टली, सिंसियरली लोगों की फीलिंग्स को ध्यान में देखें तो इशू नहीं है। लोग तो चाह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाए और हम ये देखें कि मैं ही मुख्यमंत्री, मेरे पे सब चल गए, तो ऐसे नहीं हुआ करता। तो आप अब नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बात हुई है, सर्कुलेट हुई है। अब उनके रिएक्शन क्या आते हैं? अजय का तो जो आपने सुना है मैंने देखा था जी। अब उधर अभय क्या कहता है? अगर ऐसा कुछ माहौल बनेगा तो मैं तो चाह रहा हूँ कि जब लोगों ने इतना चौधरी देवलाल के लिए किया है, चौधरी देवलाल को इतना चाह रहे हैं। आज भी मैं 2 जगह गया हूँ, लोग कह रहे थे कि आप परिवार को इकट्ठा करो जी। अब बच्चे मानेंगे नहीं मानेंगे, अभी अगले हफ्ते 10 दिन में मैं समझता हूँ कि रिएक्शन आ जाएंगे। अजय का आपने देख लिया, अभय का भी जरा पूछ लेना क्या कहता है। अभय सिंह जी का मैंने अभी इंटरव्यू भी करना अगले 2-3 दिन में। हाँ। तो मैं उनसे भी सवाल करूंगा। हाँ, बिल्कुल। अरे डेमोक्रेसी में लोगों का हर चीज पूछनी चाहिए। लोग दुष्यंत और अभय सिंह जी का दोनों का करना है, तो मैं दोनों से पूछूंगा भी आप भी अपनी राय दो भी
अजय सिंह जी का तो राय आ गई। देखिए, लोगों से बेटर कोई जज नहीं होता। मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे आप हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जब कई बार इस तरीके का होता है, कोई डिबेट होती है ना, ठीक बात होती है उसके लिए लोग ताली बजा देते हैं, सही बात, और जो ठीक बात नहीं होती उसके लिए रिजेंटमेंट भी शो करते हैं एकदम। 1 मिनट तो लोग हमसे ज्यादा समझ, देखिए हम MP बन गए, MLA बन गए, पर ये नहीं समझेंगे लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो बिटवीन द लाइन सारे 10 पेपर रोज पढ़ते हैं, वो सारे डॉट्स को मिला देते हैं। हाँ, सब चीजें हम सोचते हैं कि उनको डॉट्स के बीच में पढ़ना नहीं आता, जनता को ये पता है ये नेता कहाँ ले जाके बात खत्म करा, ये उन्हें जानकारी बहुत आगे पढ़ लेते हैं, बहुत आगे। मैं भी आज सुबह आदित्य देवीलाल जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे एक बात पूछी। मैंने कहा जी आप एक बात बताएं कि आप क्या मानते हैं कि अभय सिंह जी के लिए कहा जाता है कि एक दबंग नेता है, वो कई बार बोलते वक्त सोचते नहीं है, कई बार स्ट्रांगली रिएक्ट कर जाता है किसी चीज़ पे, हो सकता है उनको ना करना हो, विधानसभा में भी स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार हड़का देते हैं। तो कहते हैं वो जुबान के करड़े जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत और इंटेंशन जो है वो बिल्कुल सही है। मैं कहा जी मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। अभी अभय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया था कि यार मुझसे बड़ा नेता कौन है हरियाणा में। तो किसी पत्रकार साथी ने पूछा जी क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कहता नेता वो होता है, नेता नाम से और पद से बड़ा नेता वो होता है जो संघर्ष करे। भाई 2005 से तो हम सत्ता में नहीं है, 20 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, कभी यहाँ पर जलसा, कभी पद यात्रा कर रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा जी आप एक बात बताओ, वो 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आप खुद मान रहे हो कि वो जुबान के करड़े हैं, तो अगर आप ही उनकी पार्टी के हो, परिवार के मेंबर हो, आप ही उनको राय दे दो कि अगर अपनी जुबान को थोड़ा सा सरल कर लें, थोड़ा नरम कर लें, थोड़ा उस चीज़ को कट डाउन कर दें, तो हो सकता है कि जिस वजह से आज तक सत्ता में वापसी नहीं हो रही, शायद उससे वापसी हो जाए। एक बार ट्रायल करके तो देखें। तो कहने लगा जी कि ये होना चाहिए, अगर सरल हो जाएगा तो अच्छी बात है। मतलब मैं आपसे भी ये बात जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभय सिंह जी का जो ये एक थोड़ा सा दबंगई वाला टाइप रहता है, तो आप व्यक्तिगत तौर पे उसका कैसे आकलन करते हो कि भाई राजनीति के अंदर कोई भी सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हाँ अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए, शब्दों का चयन आप किसी भी नेता से पूछ रहे हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हो एज अ पत्रकार, लेकिन शब्दों और गरिमा का ध्यान रखते हुए। तो आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे देखते हैं? जब भी कभी कोई बात होती है, आप एजुकेटेड लोगों में बैठते हैं, गांव के लोगों में बैठते हैं, आदमी ये कहता है कि किसी आदमी को कोई एजुकेशन ये नहीं है कि आपने D.Litt कर रखे, M.Phil कर रखे, PhD है, आपने कपड़े कैसे पहन रखे, आपका कन्वर्सेशन का क्या तरीका है जी, आप जब बातचीत करते हैं तो आप कैसे अपने आप को परफॉर्म करते हैं जी, आप जब खाना खाते हैं तो प्लेट उठा के खाना कैसे खा रहे हैं, ये एजुकेशन है। इससे समझ लेते हैं कि ये आदमी हर चीज का मैनरिज्म है। उस आदमी से पता लगता है कि ही कल्चर्ड, वेल बिहेव्ड, सोफिस्टिकेटेड, उस आदमी पे एक श्रद्धा बनती है। मैं गडकरी साहब से आज तक नहीं मिला, पर उस आदमी का जो ब्रीफिसाइज करता है मीडिया में है, जो देखा है आपने, जिस तरीके से वो बोलते हैं और जैसा उनकी परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूँ आज भी जब एजुकेटेड क्लास में बैठते हैं तो सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। देखिए, आप अगर मुनीर बोलेगा या शाहनवाज बोलेंगे तो कोई नहीं पसंद करेंगे। आपको लोगों में बनना है, तो जब लोग पब्लिक, जहाँ सिविलाइज सोसाइटी है, जहाँ लोग किसी को चुन के आते हैं, तो वहाँ लोग चाहेंगे कि हमारी बात को समझे, हमारी फीलिंग को समझे, हमारे दर्द को समझे। वो जब तक आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको रिप्रेजेंट आप उन्हें करने की कैसे सोचेंगे, हो ही नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब कि महात्मा गांधी JP कोई पार्टी के प्रेसिडेंट थोड़े थे, वो नेता थोड़े थे, पर लोगों को ये करके समझे कि हमारे कौज के लीडर सबसे बड़ी आदमी है, लोगों ने उन्हें सबसे बड़े नेता मान लिया। आजकल के ज़माने में आप अपने बच्चों को भी डांट डपट के काम नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, उन्हें भी रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर बच्चों को टीवी से विड्रॉ करो तो आपको बताना पड़ेगा, बेटे एग्जाम आ रहे हैं, आप पहले तैयारी करो, तो टीवी बंद नहीं हाँ, उसके बाद फिर हम भी आपके साथ देखेंगे, जो देखोगे, जो कहोगे पिक्चर दिखाएंगे आपको। तो हर चीज़ को आपको लोगों को रीज़न देके, कन्विंस देके, डेमोक्रेसी में तो वोट ही इसी बात का है। आपने जो साहब इतना लंबा कार्यकाल एज अ राजनीति के हरियाणा में बिताया है, बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के साथ आपके व्यक्तिगत बड़े मधुर संबंध है। हरियाणा के इतने मुख्यमंत्री देख लिए, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को भी, ओम प्रकाश चौटाला जी, हुड्डा जी, भजन लाल जी, बंसी लाल जी, मनोहर लाल खट्टर, सारे आपने, अब नायब सिंह सैनी। आप अगर व्यक्तिगत तौर पे आकलन करते हैं, मतलब मैं ओवरऑल एक मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का कुशल प्रशासक होना भी जरूरी है, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की चीज़ों को भी मैनेज कर सके और उस चीज़ को कमांड करके प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छे डिसीजन ले सके। आप, क्योंकि मुझे लगता है कि हरियाणा की राजनीति का आपसे बड़ा पुरोधा कोई नहीं है, आपके ऊपर मुझे लगता है कि ज्वाइंट पंजाब से लेके आज तक आए सारे आंकड़े आपके ऊपर टिप्स में है। तो लोगों को मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी कई बार कहता हूँ कि आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, आप सिर्फ चौधरी साहब का एक बार साक्षात्कार कर लो और उनसे जानकारियां ले लो, वो आपको ज़्यादा बता देंगे, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर देखी है, चीज़ों को बदलते देखा। आप तो किताब के माध्यम से समझोगे।
एक मुख्यमंत्री के तौर पे आप सर्वश्रेष्ठ, मतलब इसमें मैं ये सिर्फ परिवार बायस्ड होके नहीं, एक बिल्कुल न्यूट्रली, कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री इन पिछले 50-60 सालों में हरियाणा में किसे देखते हैं और उसके विशेष कारण क्या है? देखिए, क्योंकि हमारी फैमिली से 2 चीफ मिनिस्टर रह गए, मेरे फादर है, ओम प्रकाश जो मेरे बड़े भाई थे वो रहे, तो मैं अगर कोई कमेंट करूंगा तो वो ऑनेस्टली नहीं होगा कि अगर मैं उन्हें, मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ नहीं, नंबर 1 2 करो तो ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगेगा, कहता है देखो क्या कर रहे हैं। नंबर 1 2 ले लेते हैं, ये बड़ा टफ सवाल है। नंबर 1 2 ले लेते हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा, देखिए फर्क था जी, क्योंकि हर आदमी का अपना स्टाइल है वर्किंग। जो देवीलाल जो थे वो एक संघर्ष के प्रतीक थे, मैं इसे एक लाइन में कहूंगा जी, वो जननायक थे जी, उन्हें सरकार में मजा नहीं आता था, उन्हें जनता के साथ, जनता की भीड़ में उनके लिए लड़ते, उनके कॉज को उनको निपटाने का ये बढ़िया काम। उन्हें हर बात की, मैं उनका एक बताता हूँ, वो किसी पब्लिक नवज को जितना वो समझते थे कोई नहीं समझ सकता। मुख्यमंत्री तो कोई बन जाता है, मुख्यमंत्री तो जगन्नाथ पाटिया भी बन गए थे, मुख्यमंत्री तो हालात से कोई भी बन गए, नायब सिंह सैनी भी बन गए, मुख्यमंत्री तो कोई भी बन सकता है, प्रधानमंत्री आई के गुजराल बन गए थे और प्रधानमंत्री देवगौड़ा भी बन गए, तो ये चांस की बातें हैं, कोई बन जाए। राजीव गांधी भी बन गए थे, अचानक रिजाइन करा आ गए। आज मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का रास्ते में एक आपका वीडियो सुन रहा था, कहते मैं तो आर्मी में था, मुझे एक बाई इलेक्शन लड़ा, मैं हारा, उसके बाद लोकसभा लड़ा, वो भी मैं हार गया, तो मैं, मुझे राजनीति थी नहीं, पर सीख गया। फिर वो जिसे एबल एडमिनिस्ट्रेटर कहें, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर था। देखिए, सबसे बढ़िया परफॉर्म अगर करा है तो BC रॉय थे, उन्होंने बहुत अच्छा चलाया चीफ मिनिस्टर्स में। जो देवीलाल पब्लिक फीलिंग को बहुत देखते थे, वो कोई भी निर्णय लेने से, एक बार मैं उनके साथ अमेरिका गया हुआ था जी, वहाँ मतलब पब्लिक की बात को कैसे समझते हैं उससे आता हूँ। जब वहाँ थे तो NRAs को बुलाते हैं, जैसे मोदी साहब जाते हैं इन्हें बुला लेते हैं, जो देवीलाल गए तो उन्हें भी बुला दिए, भजन लाल जी गए, हुड्डा साहब गए, या पहले जो बंसीलाल गए, ओम प्रकाश जी गए, सबको बुलाते हैं। शिकागो में थे तो रात का डिनर था, जो NRI थे हमारे, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, सब लोग इकट्ठे थे, 400-500 लोगों की गैदरिंग थी, हर आदमी अपनी अपनी बात कहने लगा। तो एक वहाँ अपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, वो कहने के जी मैं 2 मिनट में कहना चाहूँगा आपको। जो सब कहने के स्वागत आपका कहिए। कहने के जी मैं यहाँ मेरे नाती से मिलने आया हूँ, मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे यहाँ, और मैं पिछले 1 महीने से यहाँ हूँ। बहुत बढ़िया कंट्री है, लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, उन्हें काम से मतलब है, किसी आदमी को फुर्सत नहीं, सब आदमी अपने अपने काम में लगे, किसी को 1 मिनट नहीं। हमारे यहाँ तो ताश खेलते रहते हैं, जोड़ पे जाके बैठ जाते हैं, यहाँ कोई नहीं करता। और रिच फूड है, लोगों की बड़ी हैबिट्स है, ट्रैफिक सेंस बड़ी है, जब तक गाड़ी जीरो नहीं करेंगे, दाएं बाएं नहीं घुमाएंगे, हमारे तो रात को भी 60 की स्पीड से उल्टे हाथ से निकाल देंगे। तो बोले एक दिन मैं बच्चों के साथ डिज्नीलैंड चला गया देखने, बच्चों के साथ, मेरे दामाद बच्चे ले गए, टिकट लेने लगे, तो सबके 5-5 ऑर्डर, बच्चों के भी, उनके भी, मेरी बेटी के भी और दामाद के भी। मेरा टिकट आया तो कहने लगे कि $1। तो मैं कहने लगा भाई दिस डिफरेंस इज देयर, आई एम नॉट इंडियन, आई एम नॉट अमेरिकन, नॉट NRI, व्हाई यू आर चार्जिंग 1, व्हाई दिस कंसेशन इज देयर। सो दे रिप्लाइड कि यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, कि आप 60 से ऊपर गए तो आपको हम चाह रहे हैं कि आप रिस्की जोन में, कि जो जिंदगी के सब मजे आप लें, ये अमेरिका में हमने बढ़ा रखा है। जब हम वापस चले तो मैं उनके बराबर सीट पे था, उन्होंने कहा कि ओझा साहब को बुलाओ, तुम वहाँ चलो। ओझा साहब को बुला, कहने ओझा साहब हम डिज्नीलैंड तो नहीं बना सकते, ना हम ये कर सकते, पर मुझे ये बताओ कि अगर हम 60 साल के बूढ़े को 100 रुपये पेंशन बांधे तो एक्सचेकर पे कितना खर्च आएगा? तो उन दिनों में शायद 14 लाख रुपए, बोले 14 लाख रुपए आएगा महीने का। पहली कैबिनेट में फैसला कर दिया। आज वो जो ओल्ड एज पेंशन है वो पूरे देश में, आपका आसाम से लेके केरला तक हर स्टेट ने उसे कर लिया। बहुत इसमें कोई दो नहीं, वो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की देन है। उन्होंने जो ये जब अर्थक्वेक होता है, जो भी नुकसान होता है, बारिश आ गई, ओले पड़ गए, से होगा, कुछ भी हुआ, जो कोई फार्मर्स का नुकसान होता है, उन दिनों में ये नेचुरल क्लाइमेटी का जो नुकसान है उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। वो मिलना शुरू हो गया। ओपन दरबार जो DCSP बाहर बैठते थे, 1977 में उन्होंने शुरू करा, तब से शुरू हो गया। तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले करे जो किसानों के लिए इसी करके सबसे ज़्यादा वो पॉपुलर हो गए। अब
जो बंसीलाल भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्हें उनको और ओम प्रकाश जी को स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तो जो देवीलाल पब्लिक में पॉपुलर थे पर एडमिनिस्ट्रेटर इतने वो बढ़िया नहीं थे। तो मेरा कहने का मतलब हर आदमी में सारी चीजें नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो अभी जो हाल फिलहाल में हमारे बीजेपी के जो मनोहर लाल जी रहे, नायब सैनी जी का कार्यकाल भी देख रहे हो, इनमें से किसको आप बेहतर मानते हो? मनोहर लाल जी और नायब सैनी के तो खैर अभी चलो अभी छोटी 1 साल अब पूरा हुआ है, 6 महीने पहले के हो गए। देखिए, मनोहर लाल जी के साथ मैंने काम करा है जी, आप मैं उनके साथ 5 साल मिनिस्टर रहा था। उन्हें हर चीजों की जानकारी नहीं थी, जानकारी थी, मतलब सारे ऑफिसर को सब कुछ। नायब सिंह सैनी जी के साथ मैं खाली 4 महीने उनके साथ कैबिनेट रहा। मुझे नहीं पता, नए आदमी है, अभी एक चांस मिला है, पर किसी आदमी को मौका मिलता है तो उसको थोड़ा सा टाइम तो मिलना चाहिए। तो मनोहर लाल जी को ये जानकारी थी, पर पब्लिक में कोई ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी जो वो लोगों को होती है। उनका अपना थे, आरएसएस से आए थे, एक नया चेहरा था उन्होंने, पर उन्होंने 10 साल दोबारा बीजेपी को रिपीट कर दिया। इसी बात से उन्हें ये मिल गया, उन्हें दिल्ली ले गए। दिल्ली भी आज इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है उनके पास, पावर मिनिस्ट्री दे रखी है। हाँ, पावर है। दूसरा अर्बन डेवलपमेंट बहुत बड़ा महकमा होता है। दोनों ही बहुत बड़े महकमे उन्हें मिले। एक जो सब आपके दिल की बात जानना चाहेंगे कि एक समय था जब हरियाणा की राजनीति में आज भी कभी कभी जिक्र होता है कि जब एक बार देवीलाल जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो उनकी पहली चॉइस चौधरी रणजीत सिंह थे। कि चौधरी रणजीत सिंह, कभी मन में आता है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के यार कि मैं काश मैं भी मुख्यमंत्री बन पाता या बना होता, कभी आता मन में ख्याल? देखिए, ऐसा है, आदमी को कैसा महसूस करे वैसा ही जीना चाहिए। नहीं, बट एक दिल की बात। हाँ, मैं आपसे बताता हूँ। देखिए, कौन आदमी नहीं चाहेगा कि वो चीफ मिनिस्टर ना बने। सच्चाई की बात ये थी, जो मेरी उम्र के या हरियाणा में आप किसी से पूछेंगे तो सब ये कहेंगे कि मेजोरिटी एमएलए मेरे साथ थी, जो चाह रही थी कि आज भी किसी सुनो, नहीं, मैं ऑनेस्टली कहूँगा, लोग सुनेंगे। मेजोरिटी एमएलए मुझे चाह रही थी, पब्लिक भी चाह रही थी। वो मेरे से उम्र में बड़े थे, परिवार का फैसला था जिसके आगे मैंने हाथ जोड़ दिया। जो फैसला हो गया उसको माना। ओम प्रकाश जी को परिवार ने फैसला करा कि मुख्यमंत्री बनने चाहिए। मैं छोटा था, मैंने इस बात, मेरे से वो 11 साल बड़े थे, वो बन गए चीफ मिनिस्टर। बनने के बाद मैं उन्हें कहने लगा, जी आपने कर दिया फैसला, ठीक है मानूंगा। मैं उनकी कैबिनेट में भी शामिल हो गया। कुछ मेरा विरोध रहा, पर कुछ दिन के बाद मैं शामिल हो गया जी। पर जब उसके बाद एक महम की घटना हुई, उसका एक ऐसा परिणाम आया कि वो चौ देवीलाल को भी डिसमिस होना पड़ा। चौ देवीलाल को रोहतक भी हारना पड़ा, चौ देवीलाल को गिराए भी हारना पड़ा। तब लोगों ने महसूस करा कि रणजीत सिंह होता तो शायद ऐसा ना होता। और वो एक समय बीत गया था। अब उस पर पुरानी बात पे नहीं, मुझे एक बात मेनका गांधी की बड़ी याद आती है। मेनका गांधी जब 89 में चौ देवीलाल का वक्त थे, चेयरमैन पार्लियामेंट्री बोर्ड के थे, टिकट बंटने का काम हो रहा था। हरियाणा भवन सब सीन था, सब मुलायम सिंह, लालू, वीपी सिंह, हेगड़े, चंद्रशेखर सब वहाँ थे। तो वो एक चौ देवीलाल का बहुत बड़ा समय था। तो उस वक्त मुझे मेनका गांधी कहने लगी कि भाई साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। कई लोग बैठे थे, मैं अलग उनके साथ खड़ा हो गया। कहते मुझे ताऊ जी से कहो एक टिकट और चाहिए, मेरा तो हो गया, एक और चाहिए। मैं कहूँगा बहन जी, आप किस फैमिली से, आपको ध्यान नहीं, आप जाके चौ देवीलाल से कहें मुझे बीच में मेरा रोल बनता नहीं, मैं माफ़ी चाहूँ, मैं क्या कहूँ, आपके लिए कहूँगा। ठीक बात है। बोलो नहीं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मैं नहीं कहूँगा। तो मैं कहने का ठीक है। उन्होंने बहुत दबाव किया। मैं कहने का एक शर्त पे आप बैठे रहे, जरूरत होगी तो मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा। कहते ठीक है। मैं जाके अंदर गया। अंदर NTR हेगड़े साहब थे। जैसे निकले मैं बाबूजी पे चला गया। मुझे बाहर मेनका गांधी बैठी है, मुझे कह रही है एक टिकट मांग रही है अलग से। कहने के तो कह दे उसे जहाँ की चाहिए बोल। वो शहर में थे, उन्होंने साइन ओके करना था। मैं कहने का नहीं, मैं लेके आता हूँ आपके पास। मैं लेके गया। कहता आप बोलो बेटा कहाँ की चाहिए? कि जी मुझे ये चाहिए। तो उन्होंने उसे तुरंत कह दिया कि और चाहिए तो और बता दो। कहते नहीं हो गया। वो वापस आ गए। मैं मेनका गांधी से कहने का कि मैं एक बात करूँगा आपसे। मैंने वो दौर देखा है जब मोहाली में कांग्रेस का सेशन हुआ था। ये 72 की बात है शायद। ज्ञानी जैल सिंह चीफ मिनिस्टर थे। ज्ञानी जैल सिंह नीचे बैठे हैं, वो सोफे पे बैठे हैं, वो उनके बच्चों को उठा के उनकी गोदी में बैठा रहे हैं। और मैं कहने लगा ये वक्त था, मैंने ये देखा था, आप संजय गांधी की वाइफ रही है, उस घर की आपके लिए टिकट मांगना वो दौर था आपका। तो कहने लगे कि मैंने ये देखा जब आपके राहुल गांधी पैदा हुआ तो भजनलाल जी मोतियों की माला और सोने के जूते आपके लिए हम जो सुनते हैं एम्स में लेके गए। तो इंदिरा जी ने कहा कि भजनलाल जी ये तो ले जाओ वापस, आप काम दिखाओ हरियाणा में क्या कर रहे हो। तो मैं कहने का आपका ये रुतबा था। तो मुझे वो कहने की कि रणजीत सिंह जी ऐसा है कि
जिस दिन संजय गांधी नहीं रहे तो मुझे उस घर में शायद 1 नंबर सफदरजंग रोड कोठी थी, बोले उस कमरे में एक कोने में मैं जैसे घर की सर्वेंट महिला काम करती है ऐसे मुझे रहना पड़ रहा था। मैंने मेरे फादर को फ़ोन करा, राहुल को गोद उठाया और अपना ब्रीफ केस लेके मैं बाहर घर में निकल गई। उस दिन मैंने ये सोच लिया कि मैं ना प्रधानमंत्री के घर की पुत्रवधू हूँ, मैंने मेरे बेटे को संभाला, मैंने राहुल मेरे जिंदगी का, मैंने इसे संभाला। मैं भूल गई, अगर मैं वो सोचती तो मैं सो ही नहीं सकती थी। तो आदमी को जैसा समय आ जाए उससे हिसाब से मैं इतनी तकलीफ में क्यों रहता, मैं मेरा मस्त हूँ, मैं मेरे घर में बच्चों से खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी बढ़िया बिता रहा हूँ। नहीं बड़ा, लेकिन आपने एक बड़ा शानदार एग्जाम्पल दिया जो साहब आपने, ये मुझे लगता है जो आपने बात बताई है, मुझे लगता है कि शायद बड़े रेयर जो राजनीति के बड़े बारीकी से जानकार है केवल उनको जानकारी होगी, या कहीं किसी किताब के अंदर कहीं मेंशन ना हो ये मेनका गांधी जी का इंसिडेंट। और ये जीवन के लिए भी प्रेरणा देता है कि सिचुएशन आए तो जीवन तो जीना है, और वो अगर आप खुशी से जियोगे तो बेहतर निकलेगा, स्ट्रेस लोगे तो और एडवर्स हो जाएगी। ठीक बात है, आजकल दुनिया को देखते हैं खाम की टेंशन में है, कोई बात पे लेके जाएंगे तो उठ के टेंशन लेके जाएंगे, क्यों रहो, मस्त रहना चाहिए, जिंदगी अपनी है। मैं देखिए मैं अब 75 क्रॉस कर गया, पर एकदम अपने आप को फिट समझ रहा हूँ, कभी मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। मैं टचवुड आपको बताऊं, मेरे को आज लगभग 25 साल से, तो मैं आपको मतलब 25 साल से भी ज्यादा हो गए, मतलब मुझे लगता है 95 30 साल से मैं आपको लगभग देख रहा हूँ, और टचवुड मैं कहूँगा कि ऐसी आप पे बनी रहे, आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे। आज भी आप 75 बोल रहे हो, तो अगर किसी को एज ना बताई जाए और अगर बोल दिया जाए कि 60 साल के, तो मान जाएगा। मैं कल तक की किताब पढ़ रहा था जी, कि चंद्रशेखर ने लिखा है कि मैं जीवन कैसे जिया, और ऐसे में कंवर नटवर सिंह की किताब पढ़ रहा था, तो मुझे अच्छा लगता है उन लोगों से, अच्छे लोगों से सीखो। घर में बच्चे अच्छा सीखें, अगर घर में बच्चे आपके डिसिप्लिन में ठीक है तो आपकी दुनिया सबसे बड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ी दौलत जो सब वही है। ये लोगों की दी हुई चीजें हैं, ये राजनीतिक विरासत है, आज है कल नहीं है किसी के पास। बिल्कुल। लोग देखिए पॉलिटिकल आदमी, माफ करना, मैं आपसे पूछूं कि देश के कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे, आपको नहीं याद हो? नहीं याद हो जी। आपने रिप्लाई कर सकते हैं 100% रिप्लाई, मेरे ख्याल में 5% लोग करेंगे, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जी। पर चाणक्य कौन थे ये दुनिया जान रही है, महात्मा गांधी कौन थे ये सब कर जान रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब आदमी का अच्छे काम में भी नाम होता है, कोई गद्दियों से, प्रधानमंत्री पद से, मुख्यमंत्री से नहीं हुआ करता। आप काम करेंगे तो लोग आपका नाम बना ही देंगे, अच्छा काम बना देंगे। सही बात है। तो सब थोड़ा सा बात करते हैं आपकी विधानसभा और राजनीति के करंट वर्तमान स्थिति में। अंतिम जो अभी आपका पिछला चुनाव रहा विधानसभा का, रानिया से बड़े कम मार्जिन से, आप नैरो मार्जिन से ही अर्जुन चौटाला जो INLD से आ रहे, अभी उसके बाद क्योंकि अभी 1 साल हुआ है, सरकार बनी है, तो अभी अगले चुनाव आने में 4 साल का समय है अगर विधानसभा की बात करें तो, और लोकसभा भी लगभग क्योंकि सेम ही साल में हो तो उसका भी 4 साल का समय है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में कहीं कहीं ये भी चर्चा होती है कि चौधरी रंजीत सिंह शायद अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, ऐसी चर्चा होती है या सुनने में आता है। तो आप अभी आगे के लिए समय क्या देखते हैं, कि आपको क्या लग रहा है कि भी आगे की रणनीति आपके माइंड में क्या है? किसी पार्टी से जुड़ना चाहेंगे या अपनी व्यक्तिगत पार्टी को लेकर कुछ आपका प्लान है? चाणक्य कहते हैं कि कोई बात जब 2 आदमियों से तीसरे आदमी में चली जाती है तो वो बात आज तक दुनिया में तो रुकी नहीं, वो सब जगह चली जाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये पेट में बात रखने की होती है, रोटी खाने के लिए नहीं है। और आपकी जब बात बाहर चली जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। जब लास्ट में आपने दिखाना क्या है, ये कहते हैं चाणक्य कि राजनीतिक आदमी कब सांस छोड़ता है कब लेता है, ये भी राजनीतिक होता है। तो बहुत सोच के अभी जब करेंगे, मैं करूँगा फैसला, ये तय है। पर अब रोज मैं माफ करना, मैं बीजेपी में गया जी, मैंने उन्हें सपोर्ट करा चुनाव के बाद, क्यों कांग्रेस ने मेरा टिकट काट दिया। मुझे ये नहीं थी कि कांग्रेस ने टिकट काट दिया तो मैं उस पार्टी में नहीं जा सकता था जी। मैंने बीजेपी को समर्थन दे दिया, इंडिपेंडेंट जीता, 5 साल मंत्री रहा, लास्ट में जाके मुझे लोकसभा का टिकट दे दिया। लोकसभा का टिकट दे दिया, मैं 5,30,000 वोट लेके जीता, बहुत अच्छे वोटों से जीता। मेरा चुनाव गलत कह गया, मैं चुनाव जीता 30,000 वोटों से हारा। और उस वक्त हमारे परिवार के 2 बच्चे सामने खड़े हो गए। लोगों में बड़ा ये चला कि भाई रंजीत सिंह, ये 3 परिवार के इकट्ठे हो गए, जो देवलाल फैमिली है, ये क्या हो रहा है, इस करके लोगों में बोला भाई ये अगर ठीक नहीं होता तो अपने फिर कांग्रेस को डाल दो। मुझे नुकसान हुआ, कुछ पार्टी में भी कुछ लोगों ने थोड़ा सा मुझे सेटबैक मिला। अब इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा किसी पे भरोसा करना, ये करना, रोज ये बदलना। जब विधानसभा का टिकट आया तो मुझे मेरा टिकट काट दिया गया बीजेपी ने। जब अब मैं वहाँ की स्थिति बताता हूँ, क्या हुआ गोलमोल ये मैं नहीं जानता।
सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मेरी एज पावर मिनिस्टर, मैंने एज जेल मिनिस्टर, आप दोनों मंत्रालय में देखे मेरी टॉप सब मेरे पूरे देश में मैं प्रेसिडेंट से अवार्डेड था मेरे मंत्रालय में। और मैं ये तो नहीं कहूँगा आज के ज़माने में ये दूसरे, पर कम से कम रणजीत सिंह पे कीचड़ नहीं लगता कि मैंने कहीं लूटा है। कहते नहीं यार आदमी ये ऑनेस्ट है, ठीक आदमी, ये एक बार इम्प्रेशन है, ये परसेप्शन है जी। उसके बाद मेरा टिकट कटा, बीजेपी को जिसका टिकट दिया उसको 15,000 वोट आए। मेरे सामने अर्जुन लड़ा, उसे 43,000 वोट आए, मुझे 38,000 वोट आए, मुझे इंडिपेंडेंट 38,000 वोट आए, डेरे के 10,000 वोट अर्जुन को पड़े। कांडा खुद ही कह रहा है कि मेरे 7,000 वोट वो पड़े, मैंने डलवाए वहाँ। शैलजा यहाँ आई, वो कहने के हुड्डा साहब के कैंडिडेट को हराना, आपस की लड़ाई थी दोनों की। तो उनने सबको बुला के कहा, तो जो जगदीश नेहरा का एक ग्रुप था जो 4-5,000 वोट थे, वो सारे कहने के रणजीत सिंह को नहीं बोले तुम किसी को डालो ये हराओ, तो वो सारे के सारे अर्जुन को चले गए। अगर ये 10, 7, 17 और ये 6 आप 23,000 वोट निकाल दें तो वो तो 20,000 पे आ जाते हैं। और मुझे 15,000 बीजेपी के पड़ते, 10,000 डेरे के पड़ते, तो रणजीत सिंह 70 पे जाता। अब ये कई चीजें घटनाएं ऐसी होती है कि वो हालात से बनती हैं। तो अब मैं भी कोई निर्णय करूंगा तो बहुत सोचूंगा कि उधर भी क्या था, इधर क्या था, कैसे करें। परिवार की बात भी चल रही है, तो एक लोगों का जो मूड है उसका भी मैं ध्यान रखूंगा। बिल्कुल उनके रिएक्शन क्या आते हैं, पर ये तय है कि बहुत जल्द फैसला करूंगा। मतलब ये माने कि आज हम अक्टूबर में 5 अक्टूबर में हम ये भी बता दिए आपसे कि एक सभा में करूंगा जहां मेरी भीड़ 50-60 हज़ार से ऊपर की भीड़ में ही फैसला करूंगा, वहां अनाउंस करूंगा ये काम। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार चौधरी रणजीत सिंह जी जो करेंगे। देखिए पब्लिक ने देना है, मेरे साथी हैं, दोस्त हैं जो अब तक मेरे साथ गए। देखिए मैं आज कोई पार्टी में नहीं, मेरे पास कोई पद नहीं, इसके बाद भी मैं इस बात का मैं हौसले से कहता हूँ कि मैं यमुनानगर में मीटिंग करके आया, 2000 से ज्यादा वर्कर थे। मैंने नारनौल में करी, आप चेक करें अपने आदमियों से, आपके चैनल से चेक करना। नारनौल में मीटिंग करी, वहाँ भी संख्या इससे बढ़िया थी। कुरुक्षेत्र में मीटिंग करके आया, हिसार में करके आया, सरसा में करके आया, अब मैं मेवात में कर रहा हूँ और गुड़गांव में कर रहा हूँ, फिर भिवानी और जींद कर रहा हूँ, हर जगह हर जिले पे कर रहा हूँ। तो कुछ दम तो है हम पे। उसमें तो जो सा कहने की मतलब, मुझे तो लगता है कि आज भी बहुत सारे हरियाणा प्रदेश के युवा होंगे जो आपको फॉलो करते होंगे और ये चाहते होंगे यार हम अगर राजनीति करनी है तो साफ सुथरी राजनीति ऐसी करनी है हमें। चलो अब देखिए, मेरा अपना मानना है कि एक चुनाव जो अगला आ रहा है लोकसभा का, बहुत डिबेटेड चुनाव होगा। बहुत पढ़े लिखे बच्चे चुनाव करेंगे, जो बैग टांग के भाग के बस पकड़ के चढ़ते हैं ना, उन्हें इस बात से मतलब कौन क्या है कैसे, कोई देखते हैं कि क्या है डिबेट, क्या है देश, क्या है। जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में इकोनॉमिक इशू पे पढ़ते हैं, कंट्री की डिफेंस पे वोट पढ़ते हैं। इस तरीके से लोग बड़ा सोच के वोट डालेंगे। बहुत अगली पार्लियामेंट बहुत सच धज के बढ़िया पार्लियामेंट है। तो साहब आपसे ज़्यादा राजनीति के, क्योंकि आपने लगभग 6 दशक से ज़्यादा की राजनीति देखी है, 6 से 7 दशक की राजनीति देखी, 6 दशक देखी है, जिसमें बड़ी बारीकी से आपने समय बदलते देखा है, राजनीति के अंदर चुनावों की प्रक्रिया बदलते देखी है। पहले बैलेट बॉक्स में कैसे होती थी, फिर भी वो सारी प्रक्रियाएं भी आपने बदलते देखी है। एक सवाल मुझे लगता है कि ये आम जनता के मन का है, जो आम पब्लिक चाहती है कि किसी ऐसे पॉलिटिशियन से पूछा जाए जो वाकई में इसका बिल्कुल जस्टिफाइड आंसर दे। आज जब चुनाव की बात होती है ना, तो पहली बात तो आधे लोग जो काम करने वाले व्यापारी वर्ग है, वो लोग वो चुनाव से दूर जाना चाहते हैं। उनको लगता है ये एक ऐसी दलदल है जिसमें जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है। एक दूसरा, ये ऐसे लगने लग गया कि ये केवल धन बल और धनाढ़ आदमियों का ही प्रोफेशन रह गया है। अगर आज राजनीति में, क्योंकि आज अगर हम बात करें, ये उम्मीद करें कि एक आदमी आज साइकिल चलाया करता था, वो मास्टर था, वो आज के समय में मास्टर जी चुनाव जीत के मंत्री बन जाए, तो वो ऐसे लगता है कि एक वो जैसे आसमान में तारा दिखता है ना, कि तारा है, देखा किसी ने, पहुंच कोई नहीं सकता। तो वो ऐसे अतिशोक्ति लगती है कि मतलब आज वो समय जा चुका। आज अगर जिस हिसाब से धन बल का प्रयोग होता है, जिस तरह से सारी चीजें पैसे से जुड़ गई हैं, तो ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा मजबूत आदमी ही चुनाव लड़ेगा तो वो जीतने की सक्षमता है, चाहे उसको पार्टी सपोर्ट करे, कोई बड़ा नत्ता फंड कर रहा है या वो खुद कर रहा है। आप मानते हैं कि आज की राजनीति के अंदर इस तरह की सरल राजनीति का 1% भी स्कोप बचा है कि ये गरीब आदमी उठे और वो नेता बन जाए और मंत्री बन जाए? स्कोप बचा है आज की राजनीति में? मैं नहीं मानता कि ऐसा हो। आजकल बहुत बात इस बात पे डिपेंड है कि आप पे पैसा बहुत फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए। आपको पार्टी का टिकट भी आसानी से नहीं मिलता। देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जी। IAS और IPS में जब बच्चे compete करते हैं जी, तो पूरे देश में 12 लाख बच्चे अपेयर होते हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज है दिल्ली में जी।
उस कॉलेज से जब बच्चे पढ़ के वहाँ 100 आउट ऑफ 100, मतलब आप ये समझिए कि 400 बच्चे आ जाते हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100। अब उनमें अगर क्लास में 130 बच्चे ही लेने हैं तो आप कैसे करेंगे? तो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो ये देखते हैं कि इनकी पेरेंट्स की एजुकेशन क्या है। फादर आर्मी में ब्रिगेडियर थे, एक के फादर चीफ जस्टिस रहे हैं, एक के फादर अंबानी अडानी की तरह कोई अच्छा एक बढ़िया कॉर्पोरेट हाउस का है, मतलब जिसकी बैकग्राउंड हो, कॉर्पस स्ट्रांग है उनका। और फिर उनमें से किसी के बच्चे को देखते हैं कि ये करके ले लेना चाहिए। अब उसमें जो आप विश्वास करेंगे सेंट स्टीफन कॉलेज में या तो जो निकलेंगे IAS में बहुत कम्पीट करेंगे, या फिर वहाँ जो निकलेंगे जो फेल उधरोगे वो फिरौती लेने वाले बन जाएंगे। मतलब वहाँ कलाकार आदमी निकल के आते हैं। तो पूरे देश में 12 लाख बच्चों में जो प्रॉपर IAS में मतलब जो लिस्ट UPSC की लिस्ट आती है उसमें 1080, 1100, 900, 900, 1100 के बीच में रहते हैं। प्रॉपर IAS में 120-30 बच्चे आते हैं और वो देश चलाते हैं, उनके टिप्स पे सब कुछ रहता है। फिर IPS है, फिर इनकम टैक्स, फिर रेवेन्यू, रेलवेज वो आते हैं। अब यहाँ 700 की पार्लियामेंट है, हज़ारों की विधानसभा है, इतने में जो सिलेक्शन होती है वो तो सारा ही इस तरीके से समझो कि पैसे से, कनेक्शन से। वो अब सिरसे का इलेक्शन ही आप देख लें जी, मेरे ख्याल में जिस आदमी के पास जेब में 10 करोड़ से ऊपर होगा वो चुनाव लड़ेगा, नहीं तो लड़ने की हिम्मत ही नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि पैसे का एक जो रूल है ये गलत आया है, ये नहीं होना चाहिए था। कुछ हल्के हैं जहाँ अब भी जो सब, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। तो मैं समझता हूँ यानी साउथ में हमसे भी ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा सा बंद होना चाहिए। आजकल पॉलिटिशियन की क्लास एक अलग बन गई, वो गलत है। क्योंकि मैं तो जो सब मुझे 15 साल तो एक्टिव जर्नलिज्म में हो गए, तो 15 साल में मैंने भी कई साल, मुझे लगता है कि अगर मैं हरियाणा की राजनीति ही बात करूँ, सॉरी सिरसा की राजनीति की बात करूँ, तो मुझे जो एक अंतिम नाम याद आता है कि जो बिल्कुल धरातल से उठ के, वो आता है प्रोफेसर गणेशी लाल जी। कि प्रोफेसर हुआ करते थे, साइकिल पे जाया करते थे, बंसीलाल सरकार में विधायक बने, शिक्षा मंत्री बन गए। मुझे लगता है उसके बाद से समय देखे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी यहाँ से उठ के नहीं, बहुत थे जो आपके जमाने की, कॉमरेड शंकर लाल बने थे, हाँ, गणेशी लाल जी बने थे, मैं बता रहा हूँ गणेशी लाल जी के बाद स्वामी इंद्रवेश, स्वामी अग्निवेश बने थे, मतलब ऐसे आदमी बने थे। बहुत साधारण परिवार से लोग बन के गए थे, चल के गए थे। पर अब तो हर जगह ही आप ये मुझे लगता है आपको भी जो सब जिस तरह से आप, क्योंकि आप बड़ी जस्टिफाइड बात करते हो, आप मैंने देखा बड़ी जस्टिफाइड बात करते हो जो एक्चुअली लोगों को अपील करती है। लोग ये सुनना चाहते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं दिस पॉलिटिशियन इज मेकिंग सेंस, और वो ये बात कर रहा है कि नहीं वाकई ये सच्चाई है। सिर्फ हम राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं है, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। नहीं, बात लोगों में साफ करनी चाहिए। देखिए आज के दिन पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी की बहुत अच्छी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि भाई देश को सारा गर्द इन लोगों ने कर रखा है, मतलब ये आम जो हम कमेंट सुनते हैं। क्योंकि आप भी जो सब देखिए इतनी पब्लिक में जाते हैं, बहुत नहीं, सब आदमी नहीं, अच्छे आदमी भी है, पर कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया बहुत ज्यादा। जो सब हरियाणा में की राजनीति की अगर अभी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में देखें बहुत माफियाज आ गए। आजकल आप देखो राज्यसभा के अंदर जी टोटल कॉर्पोरेट हाउसेज उसमें आ गए, टोटल इस तरीके के लोग उसमें आ गए। उनके लिए तो मुझे लगता है क्राइटेरिया सिर्फ एक कॉर्पोरेट बिग हाउस है तो टोटल फिल्म इंडस्ट्री के आदमी उस लोग सभा में आ गए। मतलब आप जो लोगों को रिप्रेजेंट करने का मामला एक अलग सा। आम आदमी पार्टी भी जो पंजाब से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर रही है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, कल ही नाम आया उनका कि वो भी बहुत बड़े किंग है वहाँ के, एम्पायर है उनका वहाँ पे। किस कंपनी के मालिक है मैं भूल गया। एक KP सिंह थे, उन्हें वेस्ट बंगाल से MP बना के भेज दिया ममता बनर्जी ने। बताओ कहाँ ममता, अब बताइए कोई उसका रिप्लाई करेगा? पार्टी की अगर आप प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिबेट में कोई आंसर है क्या? अब मनमोहन सिंह जी को आसाम से बना दिया था। बहुत ऐसे आदमी जिन्हें बना के ले आते हैं, मैं खिलाफ नहीं, मनमोहन सिंह जी ने देश का सुधार किया, अच्छे आदमी थे, ठीक बात थी, पर मैं चॉइस की बात बताता हूँ कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या था। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए मुझे मधुल में एक बात बहुत अच्छी लगी जी, मैं उनका एडमायर रहा हूँ, मैं उनके साथ तो नहीं हाउस में, मैं उनसे बाद में आया जी, पार्लियामेंट में मैं भी मेंबर रहा हूँ। उन्हें 2 बार मिनिस्ट्री ऑफर हुई जी, वो दोनों बार राज्यसभा के मेंबर थे जी। वो कहने के कि मैं मंत्री पिछले दरवाजे से आके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनूंगा। मतलब वो कहने के कि अगर मैं जनता से चुनाव लोकसभा का मेंबर हूँगा तो बनूंगा, मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा। उस आदमी ने मना कर दिया। तो मैं उस आदमी की इज्जत करता हूँ कि ऐसे आदमी भी थे। आज हरियाणा की राजनीति की बात करें या देश की राजनीति की बात करें, जो सब
तो क्योंकि आपने भी ग्राउंड पे भी लोकसभा के चुनाव में भी आपने किया होगा, आज बड़े नेता ऐसे हैं जो ग्राउंड पर धरातल पे उपलब्धता और एग्जीक्यूशन कितनी करते हैं वो एक प्रश्न चिन्ह का सवाल है। लेकिन हाँ, उनकी पीआर टीम स्ट्रांग है, उनकी इमेज मेकिंग टीम बड़ी स्ट्रांग है कि जो मतलब वो सांस भी ले रहे हैं तो वो सोशल मीडिया पे जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। आज उन्होंने किसी को अगर कुछ किया भी, तो आपको क्या लगता है कि जो ये आज परसेप्शन चलने लगी है पिछले कुछ टाइम से, जब से सोशल मीडिया डोमिनेंट हुआ है, तो उसके बाद एक्चुअल इमेज वर्किंग ज्यादा स्ट्रांग हुई है, या जो ये सिर्फ पीआर के थ्रू इमेज वर्किंग हो रही है, ये इसने कहीं ना कहीं इंटरनल पर्सनली तो नेता को डैमेज किया है? क्योंकि उनको लगता है क्योंकि जो टीम काम कर रही है, पीआर है, मीडिया टीम काम कर, वो दिखा रही है 10 देखो जी इसके 2 लाख व्यूज आ गए, इसके 5 लाख व्यूज आ गए जी, आपकी सारी सुबह से रैलियां लाइव कर दी। तो आप पर्सनली इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब पब्लिक कॉज की कोई लड़ता है तो उसके आगे पीआर और सब फेल हो जाते हैं, उसमें आगे आईटी सेल भी फेल हो जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल अन्ना हजारे का मूवमेंट था। हाँ बिल्कुल। देखिए आप लाइव एग्जांपल सारा मीडिया, वो आदमी कुछ नहीं, फकीर आदमी था, आके बैठ गया। मैं देखता था शाम को तेहरान उन्हें चेक करने आते थे, और वो पीछे जहाँ बैठे होते थे, पीछे नीचे रूम था, छोटा बनाया हुआ था, सब उसे पर्दे से था, सब टेंट हाउस में बना हुआ था। तो उसके बुलेटिन की हम इंतजार करते थे कि ठीक तो है ना। हर गांव में लोग दरिये बिछा के अन्ना हजारे के मूवमेंट में जुड़ गए थे, और उस अन्ना हजारे मूवमेंट का ये हुआ कि कांग्रेस की दिल्ली में सरकार चली गई। इतना बड़ा एक साम्राज्य जो 40 साल से था खत्म हो गया। मुख्यमंत्री वहां से निकल के आए, और केजरीवाल दिल्ली से वो उस आंदोलन से उठ के आए, 10 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। तो देखिए अन्ना हजारे मूवमेंट ने कितना कर दिया। इस बात से तो मैं 100% छोटी सी वो निर्भया लड़की की घटना थी, उससे कितना बड़ा देश में कैंडल्स लेके कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए, राजपथ पे मार्च होने लग गया। इस बात से मैं आपकी 100% सहमत हूँ कि जब लोग मन बना लेते हैं ना, फिर सारे तंत्र फेल है उसके। अच्छा, नेपाल में जो हुआ उसमें मीडिया में क्या करा लोगों ने, एकदम वो घटना पूरी दुनिया में एकदम साथ चली, 1 मिनट में आ गई, और पूरा उन्होंने मतलब निस्तो नाबूद कर दिया सारा। मैं कहता हूँ हर चैनल पे, दुनिया के हर चैनल पे नेपाल नेपाल नेपाल, दूसरा कुछ था ही नहीं। तो ये जो मीडिया से ये करते हैं ना, वो ऐसे है कि वो बल्ब ऑन होता है, फिर 1 मिनट में चला जाता है, फिर वो लंबे नहीं चलते। अभी कांग्रेस पार्टी की जब से 37 सीटें आई पिछली बार विधानसभा चुनाव में, तब से एक कयास थे भी प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, नेता विपक्ष बनाया जाएगा, एलओपी बनाया जाएगा। वे कयास ये लगते रहे कि भाई हाईकमान जो है हुड्डा जी को बनाना नहीं चाहता, इसलिए लंबित है, बड़े नेताओं में रिजर्वेशन है, क्योंकि कई गुट धड़े ऐसे हैं, आपको भी पता है, अभी शैलजा जी का अलग है, रणदीप सुरजेवाला का, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो सारे अलग अलग हैं। तो उन्होंने अपने फीडबैक दिया, कैप्टन अजय यादव अलग हैं। तो आखिरकार 1 साल के इंतजार के बाद हुड्डा जी को ही दोबारा एलओपी बनाया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, और राव नरेंद्र को अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस पार्टी का। जबकि राव नरेंद्र पिछले 3 चुनाव लगातार हारे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अगर हुड्डा जी की बात करें तो भाई 3 चुनाव उन्हीं की लीडरशिप में लड़े हैं। हुड्डा जी की बात को तो मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लूंगा, क्योंकि एमएलए उन्हीं के थे। हाँ बस वो अगर कांग्रेस में वहाँ हरियाणा में आज नाम है तो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 37 में 31 एमएलए उसके ब्लाइंड सपोर्टर भी उन्हीं के कहने बनना था, उनके बिना बन ही नहीं सकते थे। पर राव नरेंद्र का जो आया वो एक अचानक नया नाम था। पार्टी का संगठन का मामला है, कुछ भी कह दें, वो उनका मामला है। तो मैं उस पर तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने क्यों बनाया, कैसे पॉपुलर, पार्टी का फंक्शन है, उन्होंने कैसे बनाया, क्या सोच के बनाया। अहिरवाल में अपना बनाने पर मैं नहीं मानता, शायद पकड़ बनाने के लिए अहिरवाल में मैं समझता हूँ राव इंद्रजीत की अपनी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है। वहाँ आज तक तो पकड़ टूटी है किसी की, बन गए कई बार कोई एक आधा एमएलए बन जाता है, पर उन 6-7 सीटों पे वही डिसाइड करते हैं। दक्षिण हरियाणा में तो बहुत ज्यादा इवन कांग्रेस के लोग भी कोई बहुत ठीक रिएक्शन नहीं आ रहा। मैं एक आपकी जो वो बात मीडिया वाली बात पे उस पर कह रहा हूँ मैं आप जी, कि मीडिया में परसेप्शन लेने की बात है। 2 आदमी जो केवल मीडिया की वजह से चढ़े हैं, उनमें नाम ले रहा हूँ मैं। एक तो कुमार विश्वास है, जो लोगों की मनपसंद बन गई, और एक बागेश्वर महाराज है। आप मानते या नहीं मानते, मैं उस आदमी को ठीक नहीं समझता। वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो मंदबुद्धि के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं सुनने के लिए कि क्या चीज़ है जो उसको सुन रहे हैं। पर अगर उसमें आप देखें इसको कुमार विश्वास को, मैं उस आदमी की लैंग्वेज पे कमांड, चाहे वो संस्कृत बोलता है, इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, और जैसे एक
क्लास में जब हम पोइट्री पढ़ते थे तो हमारा इंग्लिश का प्रोफेसर होता था, तो एक सेंटेंस को 20 जगह घुमा के बोलता था। कि धारा प्रभाव तरीके से ऐसे बोलते थे कि आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो ये है, तो मेरे कहने का मतलब उस मामले में कला कमाल कई चीज मीडिया में अच्छे लोगों से भी एक इंट्रोडक्शन हो जाती है, वो भी मीडिया का एक अच्छा रोल है। आप जैसे अभी आपने बात करी, तो ये आपको क्या कारण लगता है कि मीडिया ने इतना, ये जो बाबा बाबा इतने सारे पॉपुलर हो रहे हैं, और जैसे आपने कहा, तो ये मतलब लोग भी अचंभित है इसको देखकर। मैं तो माफ करना, किसी को बुरा लगेगा, मैं ज्यादा बाबाओं को मानता नहीं, ये तो मंदबुद्धि के लोग हैं जो वहां जाके बैठ रहे हैं, उन पे है क्या, मुझे बताओ। अगर आपने पुराने वीडियो देखे बाबा बागेश्वर के, मुझे उससे पॉपुलर होने से पहले के मुझे देखे, तो सब आपने? एक बात याद है कि उसने कहा था अपने बाला साहब अम्बेडकर ने, बाला साहब ठाकरे, मैंने बाला साहब ठाकरे ने बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक, कि पैर में आपके जूता नहीं होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, वो आपके लिए जीवन उपयोगी है। और उसने कहा कि अगर किताब आप खोलेंगे तो आपके सामने पूरा वर्ल्ड खुल जाएगा, आपको जो कुछ मिल रहा है किताब में पढ़ना है। वहाँ उनके पास क्या है, वो तो सब अनपढ़ आदमी है, जा रहे हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। मैं तो ये नहीं समझ रहा क्यों जा रहे हैं, किसी की भावना को ठेस लगना। मैं माफी के साथ अपने शब्द बोल रहा हूँ, पर मैं नहीं समझता, बिना बात वेस्टेज ऑफ टाइम है। ज्ञान अर्जित करना, तो ज्ञान अर्जित करने के स्रोत आप अपने घर की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते, अपने बच्चों का करियर बना नहीं सकते, आप वहां जाकर समय बर्बाद करने क्या मतलब है। देश के अंदर तो कई ऐसे बाबा भी आ गए जो सब, जिसके बाद ऐसा लगा, आसाराम बापू को देख लो, ये हमारे सिरसा के बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अलग अलग केसेस हुए। तो लोग, चलो किसी पे इंडिविजुअल ना आपको जाना चाहिए ना मुझे जाना चाहिए। जब वो कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है तो लगता है कि कोई ना कोई ठोस आधार तो होगा ना, जो कानून ने कुछ किया है, तो किसी ठोस आधार के बेस पे देखते हैं। ट्रैफिक रुका रहता है, अब उन बाबाओं पे कुछ हो तो बताओ, फिर वो नहीं कहना चाहिए। नहीं ठीक है जो सब, ठीक है, हमारा कहना ठीक नहीं। नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जो सब। अभी अब इसकी अगर हम हरियाणा के जो पिछले इलेक्शन हुए, देश की राजनीति की बात करें, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक के आंकड़े कुछ दिखाए थे, जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि बीजेपी कई स्टेटों में जीत कैसे रही है, जबकि वहाँ की परसेप्शन अलग थी, वहाँ एंटी इंक्लुडेंसी इनके अगेंस्ट थी। जो एग्जिट पोल्स आए, एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे क्लियर कि वहाँ पर बीजेपी जा रही है, उसके बावजूद भी पूरी मेजोरिटी का हरियाणा का ही, अब बात कर लेते, कहीं और दूर क्यों जाना, हरियाणा का ही जब एग्जिट पोल आया तो मुझे लगता है कि उस एग्जिट पोल के जस्ट नेक्स्ट डे नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी कि जैसे वो, मतलब एक आदमी 100% आश्वस्त होता है, वो 200% आश्वस्त थे कि सरकार हमारी बन रही है। और जबकि मुझे ध्यान है, मैंने अगर आंकड़े मुझे अगर अच्छी तरह से याद है, तो अगर 100 एग्जिट पोल आए थे जो बड़े बड़े चैनलों पे सारे, चाहे वो जी इंडिया का, आज तक का, जिसके भी सर्वे, CNBC का सर्वे की बात करें, तो 100 में से 98 सर्वे कांग्रेस की सरकार दिखा रहे थे। अब उस बात को कोरिलेट करते हैं, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कर्नाटक का एग्जाम्पल बताया, और उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि उनको एक सिर्फ विधानसभा के आंकड़े जुटाने के लिए 6 महीने का समय लगा, क्योंकि उनको लामबंद करना पड़ा, उनको ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड नहीं कराया गया, उनको पूरा पोथा दिया गया, वो पोथों से उन्होंने पूरा फिल्टर करके फिर उसका आंकड़े निकाले, उन्होंने 6 महीने का समय लगा, तो उनको पता लगा कि वोटों की गड़बड़ी कैसे हुई। आप इसको पर्सनली कैसे देखते हैं, बिकॉज आप क्लोजली करते हो, रोज सभी नेताओं के साथ बात होती है, जनता से भी बात होती है, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा है, इज देयर एनीथिंग फिशी, या इसमें कोई संभावना नहीं है छेड़छाड़ होने की? सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रहा है जी, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है, बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने इस बात को कहा है। वैसे जब जनता में कोई बात उठ जानी चाहिए तो उसकी लोगों में क्लैरिटी आनी चाहिए। हाँ, एक बार क्लैरिटी आनी चाहिए, लोगों में आना चाहिए। देखिए, जर्मनी में एक बार ऐसा हुआ था, वहाँ EVM के खिलाफ हंगामा हुआ था, जो इन दिनों में डिबेट में मैं देख रहा हूँ, और उसमें फिर उसके बाद वहाँ उसके बाद फिर बैलेट पेपर आ गया। अब अमेरिका में और में दुनिया में सब जगह जो है बैलेट पेपर से वोट होते हैं, तो EVM के खिलाफ एक बार जरा ये आया है, तो इसमें अभी क्या निकल के आता है। देखिए, गवर्नमेंट भी अपना पक्ष कह रही है, वो भी है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या गाइडलाइन है। बिहार के इलेक्शन में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। एक चीज जो आपके हमारे के है ही नहीं डिबेट की, इसमें बहुत लोग कह रहे हैं, रोज चैनल पे देख रहे हैं, विद्वान लोग भी इसका आंसर नहीं दे सके, तो मैं मतलब वो तो जब उसका पूरी तरह कोई बात जब तक पुख्ता नहीं जानकारी उस पे कहना नहीं है, नहीं हुई EVM में कुछ है या नहीं है, ये एक बड़ा अनआंसरेबल क्वेश्चन है। जो साहब, आपने देखिए, आप कांग्रेस पार्टी में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आपने, जब जीतने के बाद आपने मनोहर सरकार में आपने समर्थन दिया, मंत्री बने, आपने बड़ी क्लोजली फंक्शनिंग और वर्किंग देखी है सोनिया गांधी, राहुल गांधी की और मोदी जी की भी। आप ओवरऑल कैसे इवैल्यूएट करते हैं और कैसे देखते हैं, अगर आप मोदी जी की और बीजेपी की वर्किंग को देखते हैं और इधर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, तो कैसे इवैल्यूएट करते हैं आप? देखिए,
हर आदमी पे डिपेंड करता है। ट्रम्प का जो पिछला रिजीम था जी वो इंडिया के साथ रिलेशन बहुत मधुर बने, जी यही ट्रम्प था। जी। मोदी साहब के साथ दोनों हाथ पकड़ के घुमाते थे, कर रहे थे। नमस्ते और अब दूसरी बार बहुत जो ट्रम्प आया वो कैसा आ गया। देखिए, मैं अमेरिका में बताता हूँ, एक बार ये 62 की बात है जी। मैं तब कॉलेज में गया था, जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हो गया था। उसके बाद उस फैमिली की इतनी पॉपुलरिटी थी लिंकन के बाद कि जॉन एफ कैनेडी के बाद रॉबर्ट कैनेडी और एडवर्ड कैनेडी, तीन उसी फैमिली से कैंडिडेट पे, तीनों को गोली मार दी गई। वो उनके पॉपुलरिटी का इतना बड़ा वोट था कि लोगों ने उन्हें, फिर उनकी पार्टीज ने उन्हें अगले कैंडिडेट्स बना दिए। वहाँ पार्टी में कैंडिडेट बनना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जब मोदी साहब का पहला युग आया, जब वो चुनाव जीत के पार्लियामेंट में माथा टेकते हैं, उसके बाद जब इलाहाबाद में जाके वो शाम को वहाँ गंगा को प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं, तो लोगों में उनका क्या था। और दूसरी बार तीसरी बार लोगों को पॉपुलरिटी देखिए 3 बार, क्योंकि तीसरी बार आखिर बहुत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं इसके बाद भी यह बताऊं, एक बात अगर बराबर सोच के देखें, मुझे याद है 77 में जब इमरजेंसी के खिलाफ मैंडेट मिला था, तो इंग्लैंड का गार्डियन पेपर ने लिखा था, मुझे आज भी याद है कि वी सल्यूट, गार्डियन पेपर में छपा था, जब रिजल्ट एकदम इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी भी हार गया, पूरे देश में चीप हुआ। यूपी के 85, बिहार के 56, हरियाणा की 10 की 10, पंजाब की 13 की 13, हिमाचल की 4 की 4, सारी सीटें ही कांग्रेस चली गई, हार गई। तो उस वक्त उन्होंने लिखा कि वी सल्यूट इंडियन पीपल हु आर सो मच डेमोक्रेट, they are without clothes, they are hungry, but they are so much alert about the democracy. We salute them. ये इंडियन लोगों ने तब तजर्बा करा। और इसके बाद 3 नेता बड़े आए उस 77 में जो थे, उसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, और 3 आदमियों ने आपस की लड़ाई में इमरजेंसी की सजा भुगतने के बाद इतना प्रेशर के दोबारा कांग्रेस क्या करेगी, तब भी साथ नहीं चले, सरकार टूट गई। 1989 में फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी, जिसमें आपके वीपी सिंह, चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर 3 बड़े थे। तीनों स्टालवर्ड थे, बहुत चीफ मिनिस्टर रहे, बड़े लंबे समय वो रहे। यूपी के वीपी सिंह यूपी के चीफ, चौधरी देवीलाल हरियाणा के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे। और ये होने के बाद भी इन्होंने, बाबू जगजीवन राम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर रहे थे, ज्वाइंट महाराष्ट्र और गुजरात के, तब भी सरकार 18 महीने में चली गई। आज हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारी जीडीपी तेजी से, पूरी दुनिया में हम बहुत तेजी से, पहले कहीं नहीं था। कई बार इस पे जब देखते हैं मोबाइल पे, बिल्कुल, कि हम मिनरल्स में कहाँ हैं, हम स्टील ग्रोथ में कहाँ हैं, हम इसमें क्या है, तो हम पहले देखते हैं तो 2000 से पहले हम कहीं है ही नहीं, स्टैंड नहीं करते थे। पहले 18 में नहीं स्टैंड नहीं करते थे, पर अब देखते हैं हम हर जगह तीसरे चौथे पांचवें, तीसरे चौथे पे, कहीं 5 के अंदर हम दिखते हैं। मैं आपको एक छोटा आंकड़ा बता रहा हूँ कि बॉम्बे का जो इकॉनमी है वो $900 बिलियन है, और वहाँ की आबादी जो है वो कोई 2.25 करोड़ है। गुड़गांव की आबादी जो है वो 27 लाख है, और गुड़गांव की जो इकॉनमी है वो $300 बिलियन है। आप बॉम्बे रिस में देखिए कितनी तेजी से ग्रोथ आया है, कितने तेजी से नेटवर्क आपके हाईवेज बने हैं, तो बहुत तेजी से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। तो जब ये देखते हैं कि अगर ऐसी कोलिशन, आज का जो सामने अपोजिशन का सेटअप है, जब लोग देखते हैं आया विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में है कि नहीं, अगर बनाने की स्थिति में है तो वोट डालेंगे, और नहीं तो फिर वापस वहीं चले जाएंगे। आप अपना वोट क्यों खराब? हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि विपक्ष है ही नहीं, इंदिरा गांधी की तरह आज वो कांग्रेस कहीं भी नहीं है। आज अकेले अखिलेश यादव 37 MP लिए बैठे हैं, आपकी वो ममता बनर्जी वो 30-35 MP को लेके बैठे, ऐसे तमिलनाडु वाले DMK वाले लिए बैठे। अगर वो कोलिशन पीरियड होगा तब तो चेहरे थे, अब तो चेहरे ही नहीं है, देश कहाँ होगा, बर्बाद होगा। मान लिया कि लोग बीजेपी के खिलाफ हो भी जाएं, पर जाएं कहाँ, विकल्प भी तो नहीं है, विकल्प भी नहीं है ना। इतना स्ट्रॉन्ग तो एक देश जो चल रहा है उसको कम से कम लंका जैसे हालात तो ना हो। मतलब एटलीस्ट स्टेबल गवर्नमेंट तो है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पर मैं एक बात जो कहने को कहूँगा, मैं बिल्कुल फेयर बात है, विद आर्गुमेंट फेयर ऑनेस्टली कहूँगा कि लोग सुने तो ठीक तो कहना चाहिए। नहीं, एटलीस्ट फेयर बात है ना। देखिए, एक आदमी सोचता है कि मैं ए के साथ नहीं जाता, तो पता लगे मैं बी के साथ जाऊं, पता लगे बी के जा जाने का तो मेरी जीवन खतरे में, कहीं है भी नहीं ना, चलेगा नहीं। उनको लगता है कि स्टेबिलिटी तो है। एक बार मुझे याद है कि जब गवर्नमेंट बनी थी
तो पोर्टफोलियोज के लिए 3 दिन तक ओथ नहीं हुई कि नहीं वो डिपार्टमेंट ये मांग रहे हैं, डीएमके वाले ये मांग रहे हैं और टीडीपी वाले ये मांग रहे हैं, तो सरकार की ओथ भी रुकी रही 2 दिन। तो मतलब देश के हालात में कम से कम स्टेबिलिटी कौन दे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। आज हमारा हर जगह देश में, दुनिया में, इंटरनेशनली तो हम बहुत स्ट्रांग हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं साहब। और हमारी जो इमेज भी है वो इमेज हैज गॉन अप टू अ नेक्स्ट लेवल पूरे दुनिया में। देखिए आज इंडिया की कदर है दुनिया में, ये फर्क आया है। आज अगर आप जो साहब हरियाणा में बात करें और देश में बात करें, कई बार होता है ना कि आपने इतना समय बिता दिया, आज आपको लगता है कि इन नेताओं में मेरे को स्कोप दिखता है कि यार ये आज के, चाहे वो युवा नेता ही हो, अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें और देश में भी, मैं दोनों का एग्जांपल लूंगा, कि आपको लगता है ये इन नेताओं की बात करें तो यार इन नेताओं में स्पार्क दिखती है, ये लगता है यार आगे जाके लीड कर सकते हैं, चाहे वो देश को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी पार्टी को, बट इनमें बात दिखती है कि यार ये लड़के हैं। मतलब अगर आपको कॉल देनी होगी यार, मैं हरियाणा में तो यार इन 3 नेताओं से मेरे को बड़ी अपेक्षा है, और देश की बात करें तो यार ये 2-3 नेता बड़े मुझे स्ट्रांग दिखते हैं कि वे देश को आगे सर्व कर सकते हैं। तो वो कौन नेता? देखिए मैं आपसे बताऊं, हालात से नेता पैदा होते हैं। ये बात मोदी साहब कहीं भी नहीं थे, ये बात सही कही आपने। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। तीसरी बार जब लोकसभा का वो विधानसभा जीत गए गुजरात से, तो तब लोगों में ये आ गया था कि मोदी अब देश के अगले बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, जुबान पे आ गया था। और वो आदमी जब जयपुर से चला तो अपनी ट्रम्प पे चले, जाके कहने लगे कि ये होगा तो मैं गोवा के सम्मेलन में जाऊंगा। और उसके बाद आज मोदी साहब के कहने पे मतलब एक इंडिस्पेंसेबल हो गया। 15 साल में कोई भी कुछ कहते हैं, वोट केवल एक मोदी के नाम के पड़े, मोदी के नाम के, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो उससे पहले पड़े थे इंदिरा गांधी के नाम से पढ़ते थे, जो कांग्रेस में वोट पड़ा, मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी है, मैं उनका चर्चा करूँ। बाकी तो कोलिशन पीरियड था। फ्रांस जर्मनी में जब कोलिशन पीरियड है तो 15-15 साल 20-20 साल कोलिशन गवर्नमेंट आते, फिर 2 पार्टी सिस्टम। हमारे अभी भी 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, अभी भी रीजनल पार्टी कई जगह बहुत स्ट्रांग है। पंजाब में अकाली दल था, कभी था, आज मामला खत्म हो गया। महाराष्ट्र में कभी ठाकरे साहब का था, कमजोर होता जा रहा है। हरियाणा में लोकदल बहुत स्ट्रांग था, आज लोकदल, कभी तो लोकदल ही सब कुछ था। बीजेपी की तो 5 सीटें 7 सीटें जो देते थे, पंजाब में भी नहीं, तभी उन्होंने उनके साथ आज वो हो गया। पर अभी भी बंगाल में, तमिलनाडु में, कुछ स्टेटों में आज भी रीजनल पार्टी का अपना है मामला। तो 2 पार्टी सिस्टम मैं समझता हूँ अगले लोकसभा तक यहाँ बिल्कुल लोगों की सोच में फर्क आ गया, बहुत एजुकेटेड लोग हो गए, बहुत समझदारी की बात आ गई। अब ऐसा नहीं है मोदी साहब का क्रेज हुआ, मोदी साहब सब लोगों से पार करके सबसे बड़े नेता हो गए। आज आप देखिए अब जो निर्णय हो रहे हैं, अब नेताओं के नाम की मैं बात कर रहा हूँ, आप और हम कभी कोई बीजेपी में वहाँ MLA भी नहीं सोच रहे थे कि वसुंधरा राजे के बिना शर्मा जी चीफ मिनिस्टर शर्मा हो गए, शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने जो बन के आए थे उनके नाम से वोट आए थे, तीसरी बार सरकार उन्होंने बनी, वो नहीं बने, तीसरे बन गए। तो अब तो पार्टियां फैसला करती है, ये बेकार है कि कोई नेता के, कोई ना हरियाणा में ऐसा नेता है ना कोई देश में नेता। आपको ऐसा कोई नाम लिखता है? मैं नहीं मानता कि अभी आज के दिन चेहरे पे नहीं है, कल को कोई निकल गया। देखिए पटेल पार्टी पे है, पटेल गुजरात में एक लड़का है, एक बार उसकी भीड़ दिखी तो सब जगह पटेल पटेल हो गया, वो अगले 6 महीने में गायब हो गया। वो नया नेता बन के आना, जहाँ इतनी लैंग्वेजेज है, इतनी भाषा है, इतने धर्म है, वहाँ एकदम निकल के आना बहुत टफ है। बीजेपी तो आधी स्टेटों पे रूल कर रही थी, उसके बाद मोदी साहब का चेहरा एक हो गया, उन्होंने जब आके बोला कुछ चीजें तो लोग उनको लपक के उनके साथ हो गए। हरियाणा में जो सब जब भी चुनाव होते हैं तो 2-3 मुद्दे ही हैं जिनको बार बार सारी पार्टियां ले गए थे। वो किसान का मुद्दा हो गया, वो मुआवजा हो गया, SYL के सब बोर हो गए लोग इन बातों से। वो लगता है कि कितनी बार करोगे, कभी मतलब कभी कोई जल नेता बन जाता है, कभी SYL के मुद्दे को, इसी पे कितनी बार राजनीति करोगे? अगर करना है तो कुछ नया ले आओ। मैं जो सब एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने उस दिन मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे एक सवाल भी पूछा था। तो मैंने उस सवाल में पूछा था, मैंने कहा जी आप एक बार बताओ, आज किसी भी मध्यम वर्गीय आदमी से बात करो जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, जब अच्छी शिक्षा की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल कई साल तक, 10 साल तक ये राजनीति करे कि हमने एक अच्छा मॉडल क्रिएट कर दिया एजुकेशन का, स्कूल्स रिफॉर्म कर दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स, हमने गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स थे या मोहल्ला क्लिनिक रिफॉर्म कर दिए, तो लोगों को अच्छी सुविधाएं कम पैसे में मुहैया करा दी, तो लोगों ने हमारे को मैंडेट दिया। मैंने कहा अगर हम बात करते हैं, मैं धनखड़ जी से ये बात कर रहा था, सुभाष बराला जी से मैंने पूछा, मैंने कहा जी सरकार एक बड़ा अच्छा प्रयास करती है आपकी बीजेपी की, बीच बीच में नशे के खिलाफ मैराथन चलाते हैं, कभी साइक्लोथॉन चलाते हैं, एक अच्छी चीज़ है कि युवाएं नशों से दूर रहे। मैंने कहा जी क्यों नहीं आप एक ऐसा कैंपेन चलाओ तो जो आपके पास सरकारी स्कूल का तंत्र है, आज आप इमेजिन कर सकते हो किसी अच्छे आदमी का, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वो पढ़ाएंगे ही नहीं
क्योंकि उनको लगता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सिस्टम है, ना टीचर्स पूरे हैं, अंदर बैठने की हालत नहीं है, वहाँ बच्चे को क्या पढ़ाएं। तो मैंने कहा जी आप ये कैंपेन क्यों नहीं रन करते, आप पूरे हरियाणा में रन करिए ना कैंपेन, मंथ वाइज मंथ कैंपेन रन करिए, एक डिस्ट्रिक्ट पकड़िए, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने आपके गांव आते हैं उनके अंदर से गवर्नमेंट स्कूल्स को रिफॉर्म्स करने का, आपसे ज़्यादा तो पैसा किसी के पास नहीं है। जब एक प्राइवेट स्कूल वाला अपनी सारी सुविधाएं दे सकता तो गवर्नमेंट स्कूल को क्यों नहीं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आज सिस्टम है, जिस तरह से ये चीज़ें थोड़ी पॉल्यूट हो रही राजनीति के अंदर भी, अगर ये बेसिक जो चीज़ें हैं प्राइमरी एजुकेशन से ही अगर उसकी रिफॉर्म कर देगी गवर्नमेंट, कि आज गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा जाए तो देख रहा है एयर कंडीशन क्लास है, स्मार्ट क्लासेज हैं, बढ़िया बच्चे भी पढ़ रहे हैं, IAS IPS के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि वो कल्चर ज्यादा बहुत सुधार की जरूरत है। मैं आपसे बताऊं, अमेरिका में, इंग्लैंड में जब कोई भी सेक्रेटरी बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, सेक्रेटरी भी कह देते हैं वहाँ। अगर वो डिफेंस का आदमी है तो उसे डिफेंस मिनिस्टर बनाएंगे, अगर फाइनेंस का आदमी है तो उसे फाइनेंस बनाएंगे। आपको प्रोफेशनल आदमी लाने पड़ेंगे। माफ करना, मैं बड़ा ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ। आपने जो बात की, मैं इस पे सवाल एक और लूंगा आपसे। स्कूल जो है, जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें बच्चे नहीं पढ़ने जाते, उनमें टीचर्स नहीं है। मैं हरियाणा में भी ये देख रहा हूँ। जितने हॉस्पिटल्स है उसमें खाली एक मोचरी है, उसके बाद हॉस्पिटल में कोई काम नहीं है। कोई उसमें इलाज कराने के लिए नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते, ये हॉस्पिटल की हालत है। तो सीधा रखने के लिए जाओगे आप। अब मैं तो ये समझता हूँ कि अगर प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है। उसमें गवर्नमेंट अपना शेयर रखे बराबर रखे, उनके डायरेक्टर्स अपने रहें, वो चले, तो वो ज्यादा बढ़िया है। अब ये जो इस तरीके के गवर्नमेंट स्कूल है, आप बनाए जा रहे हैं, उसे अपग्रेड करते जा रहे हैं, उसको ठीक नहीं हो तो फायदा क्या। लोग हर तरीके से बढ़िया सेहत के लिए बढ़िया फैसिलिटी चाहिएंगे, आप उसी में सुधार करो, ठीक सिलेक्शन हो, टीचर्स पूरे दें, आप तभी उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ना जितना आप कर सकते हैं। जो कर ही नहीं सकते उसको फैला दो, फिर आप पे वो नहीं होता, फिर फायदा आप उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे और मेंटेन नहीं कर रहे। नंबर 2, एक आपको एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो DC SP मैनेजेबल नहीं होने चाहिए। माफ करना, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ये दिखा दिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जी, कि पहले लोग दिल्ली से जब चलते थे 7 बज जाते थे, कहने के अब उत्तर प्रदेश में नहीं जाएंगे, कहता अब यूपी में रात को नहीं, दिन में चलेंगे। अब रात को कहीं PCR आपको घूमती मिलेगी, रात को कोई बदमाश घूमता नहीं मिलेगा। ये योगी आदित्यनाथ ने वहाँ प्रूव कर दिया। अगर एक जगह पे DC SP ईमानदार आदमी होगा तो तहसीलदार की कीमत है पैसे खा जाए, SHO की कीमत है पैसे खा जाए। मैं आपकी मैगेसी अवार्डेड थी किरण बेदी, जहाँ वो SP चली जाती थी, उसके बाद जितने थाने में जो दलाली करते थे वो थाना छोड़ जाते थे। जो SHO पैसे लेने में लगे रहते वो कहते हैं नहीं अब संभल के रहो, गलती नहीं करना, तो वो ये हो जाता था। देखिए DC SP 2 आदमी होने से तो आपका सारा प्रशासन ठीक हो जाएगा। आपको जो सब याद होगा, आपको स्ट्रॉन्ग हेड से ये करना पड़ेगा। आपने बड़ी सही बात की जो सब। मैं आपको एक नाम याद कराना चाहूँगा, सिरसा में एक SP हुआ करते थे, V कामराज। हाँ। अब देखिए आज भी सिरसा के लोग याद करते हैं कि जिस तरह के वो सशक्त सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, आज भी याद करता है गुंडों के अंदर नकेल कसती थी उन्होंने और दहशत क्रिएट करती थी उस टाइम पे, और जबकि उस टाइम गुंडागर्दी हुआ करती थी उस टाइम। आपने बड़ी सही बात की। मैं जो सब इसी से जुड़ा एक सवाल मैंने सुना है, पता नहीं ये ठीक था क्या गलत था, लोग बताते हैं जब कामराज यहाँ था जी, तो राहुल सेतिया मेरे दोस्त हैं जी, वो गाड़ी पे रेड लाइट खिला के चले जा रहे थे। मैंने भी सुना है। तो कामराज ने कहीं मौके पे कहीं पहुंच गए, उन्होंने रेड लाइट गाड़ी देखी तो उस पे डंडा मारा था, डंडा मारा, कौन है? तो कहने लगे जी कौन है? राहुल सेतिया। कौन है? मिनिस्टर है। कौन है? नहीं, तोड़ो क्यों लगा रहे, गाड़ी अंदर करो। वो कहने के मैं उनका होंगे, मैं SP हूँ ना, मेरा काम है, मैं वो करूँगा। उसके बाद आज तो उसका नाम SP हो गया। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो सब कि आज भी मुझे इतने साल शायद ये 90s की बात कहने का मतलब कि आप जिस पद पे हैं उस पद को मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन करके रखें। एक जो सब मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें मेरे दिमाग में आ रहा है, जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी की बात करी। एक ऐसी पॉलिसी है कि हम अक्सर देखते हैं कि एक आदमी अगर IAS IPS अधिकारी है, वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन के अंदर अगर मान लो उसने 40 साल नौकरी करी है, तो 40 साल में उसकी पता लगे 60 ट्रांसफर हो चुकी हैं, 70 ट्रांसफर हो चुकी हैं, 80 ट्रांसफर हो चुकी हैं। मेरा मानना यह कि एक विधायक को 5 साल मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए, चाहे वो रेगुलर जनता के बीच में रहता है, लोग उससे एवरीडे अपेक्षा करते हैं, दिन में 10 बार अपेक्षा करते हैं, हर काम के लिए करते हैं। एक IAS IPS अधिकारी जिसके पास एक जिले का चार्ज है वहाँ पर चीज़ों को दुरुस्त करने का, वहाँ हर 3 महीने बाद या 4 महीने 6 महीने बाद लिस्टें जारी हो जाती हैं। और सिर्फ इस प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप एक समय तो निर्धारित करिए, कम से कम एक टाइम स्पैन दीजिए, अनलेस एंड अनटिल आपको उस IAS IPS अधिकारी के कार्यशैली में कुछ फिशियस नहीं दिखता, कुछ सस्पिशियस नहीं दिख रहा,
तब तक आप उसे ट्रांसफर मत कीजिए। आपको नहीं लगता, मतलब मैं ये सवाल चाह रहा हूं कि कम से कम एक समय सीमा होनी चाहिए कि 2 साल के लिए एक अधिकारी को वहां दिया जाए, ताकि वो वाकई में ही अपने हिसाब से उसको दुरुस्त तो कर सके। 3 महीने में जब तक वो अपने कपड़े बिस्तरे खोलता है, अलमारी में लगाता है, तब तक कहते हैं चलो जी दूसरे जिले में, तो वो कहेगा जी मैं 3 महीने तो मैं हाथ ही लगाया था भी, तो मैंने। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कम से कम किसी ऑफिस को आप बनाओ तो कम से कम आपको 2 साल 3 समय साल तो उस दो आदमी आप। को देना चाहिए है। मेरे पास पावर डिपार्टमेंट था, मैंने ये रखा था कि 3 साल से जो बदलाव हो गया उस Yes. सबको बदलो। और ये जो तो मैंने खुद देखा, 3 साल तक किसी आदमी को काम करने का मौका देना चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई चार्जेज है, कुछ उसने गलत कर दिया तो आप एक्शन लो, पर वो एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, हर एक पे नहीं होना चाहिए। तो जब तक ये सुधार नहीं करेंगे, इस बात में ठीक है कि आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि मैंने जो सब आपको देखा, आपने आपके फरीदाबाद में जो SC इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहे, मुझे लग रहा है 3-4 साल रहे वो, आपने उनको हटाया नहीं। क्योंकि मैं जो आप बात करें उसको जस्टिफाइड कर रहा हूँ कि आपने समय दिया उनको। तो मुझे, मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे कई बार सोचता हूँ कि एक IAS अधिकारी 4 महीने में क्या कर लेगा वहां। आपने 3 साल में 5 IAS अधिकारी बदल दिए। मैं क्योंकि प्रोरोगेटिव सरकार के पास है बदलने का। 1987 में मेरे पास एक्साइज एंड टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, लॉ एंड जस्टिस 3 महकमे थे। एक्साइज एंड टैक्सेशन में जब ट्रांसफर करने लगा तो मैंने ETC M शंकर हुआ करते थे, केरला के थे, अब तो रिटायर हो गए। वो हमारे उस वक्त ACS थे, तो मैंने उनको बुला लिया, सारे DTCs बुला लिया। मैं कहने लगा मुझे ये बताओ कि सबकी जो मौजूद है वो तो है ही रिकवरी, एरियर्स रिकवरी क्या है, पुरानी पेंडिंग जो है वो कितनी रिकवरी है। तो उसमें 2 आदमियों की सबसे बढ़िया है। उसमें एक लेडी थी, मुकेश चौधरी थी, क्या था, एक मुख्तार सिंह थे, युद्धवीर सिंह थे। मैंने उन दोनों को कहा कि आपको सबसे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, अपनी चॉइस के बताओ, इन्हें वो अलॉट करो। तो उसमें मुकेश चौधरी के लिए मुझे कोई कहने लगा जी ये तो चौधरी बंसीलाल की रिश्तेदार है। मैं कहने के बीच में बंसीलाल बीच में कहाँ आ गए, एरियस रिकवरी की बात हो जाए कि सबसे बढ़िया परफॉर्म करिए तो इसको दो। मैंने तुरंत उसका कर दिया। अगर आप इस तरीके के फैसले करेंगे, कोई भी करे, कोई मिनिस्टर बने नहीं बने, तो फिर ऑनेस्टली अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको हर तरीके से रिजल्ट 100% ठीक मिलेंगे। बिल्कुल। तो साहब आपने इतना टाइम देख लिया कानून व्यवस्था को लेकर, समय समय में कई बार प्रोटेस्ट भी हुआ, एजिटेशन भी हुआ, जार्टेशन भी आपने देख लिया, उससे पहले भी बहुत हुए। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा के अंदर ना कुछ ऐसे इश्यूज हुए कि जहाँ पर बहुत सारे कुछ ऑन स्पॉट मर्डर्स हो गए, फिर बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिल रही हैं अलग अलग नंबरों से, कोई बाहर के नंबरों से ना धमकियाँ। ये पिछले 6 महीने साल के अंदर कुछ ज़्यादा हुआ है, कुछ थोड़े से ऐसे भी हुए। आप कैसे देखते हैं कि जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोगों के ऐसे हुआ कि इंडस्ट्रीज का मर्डर कर दिया, कुछ और कर दिया। आपने देखा इन्हें इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व में अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी, उनका बहादुरगढ़ में मार्केट के अंदर ही जो उनकी चाहे रंजिश थी या जो भी था, तो मर्डर हुआ। इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं, इस तरह की जो चीज़ें लगातार हो रही हैं? देखिए, सबसे पहली काम है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक कॉलोनी आप ऐसी है जहाँ शराब के ठेके हैं, जहाँ मीट की दुकान वो लटके हुए हैं, वालों मीट काट काट के दे रहे हैं। वहाँ अगर कोई सर्विस वाला आदमी चाहेगा या बाहर का कोई आदमी शहर में आके रहना चाह रहा है, तो वहाँ अगर 3 रूम का कमरा होगा तो उसका आपको 2000 रुपये किराए में मिल जाएगा, शायद 1500 में भी मिल जाएगा। उसके आसपास का एरिया ऐसा है, वो एरिया ऐसा है। और अगर एक जहाँ वैश्य समाज की कॉलोनी है, उसमें जाके आप उतना ही 3 बेडरूम लेंगे तो आपको 10,000 में भी नहीं मिलेगा, 15,000 में भी लेना होगा तो आप पसंद करेंगे कि अगर चले भी जाए कोई नहीं, 2 दिन घर भी नहीं आए तो भी कोई डर नहीं है। तो आपको हर आदमी ये चाहता है कि हमें कम से कम मेरी लाइफ तो सिक्योरिटी दो। देखिए, सरकार का काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है कि DC इस चीज़ को रोज चेक करे क्या हो रहा है। मुझे याद है जो बंसीलाल ऐसे करते थे, ओम प्रकाश जी ऐसे करते थे, शाम को DC SP उन्हें रिपोर्ट करते थे कि डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ताकि वो समझे कि रात को किसी वक्त भी CM का फोन आ सकता है। लॉ एंड ऑर्डर तो सख्त करना चाहिए, ये उनके भी इंटरेस्ट में है, हमारे भी, क्योंकि वो सिटीजन भी है, चीफ मिनिस्टर भी है। इसमें थोड़ा सा लोगों में ये फीलिंग है, ये इसे करना चाहिए। अंतिम 2-3 सवाल लेंगे जो साहब आपसे। अभी जब पिछली बार ये कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, 10 सीटों के साथ JJP ने समर्थन दिया BJP को, और तो चलिए उन्होंने जो सरकार के साथ मिलकर काम किया, एक सबसे बड़ा रिफॉर्म जो वो कर गए, शहर पूरे प्रदेश के अंदर ठेके बहुत खुलवा दिए, और ठेके भी ऐसे खुल गए जो सब, मुझे लगता है बड़े बड़े शोरूम भी फेल हैं उनके आगे। मतलब अगर आप किसी मार्केट से, किसी भी शहर से निकलो तो आपको, मतलब मैं कहूँगा नहीं, किसी भी धार्मिक स्थान से ज़्यादा जगमग करता हुआ ठेका दिख जाएगा। तो क्या प्रदेश को, सरकार को सिर्फ रेवेन्यू से ही मतलब है कि यार उससे रेवेन्यू आ रहा है तो उसको जगमग कर दो, बड़े से बड़े साइज कर दो, बस उसके ठेके बांटे जा रहे हैं? तो जहाँ एक तरफ नशे के रोकथाम के लिए मैराथन्स हो रही हैं,
साइक्लोथेन्स हो रही हैं, वो तो सब एक तरफ वो चल रहा है। इधर ठेके जगमग होते जा रहे हैं, साइजों के बड़े होते जा रहे हैं और लाविश होते जा रहे हैं कि आदमी आकर्षित होकर घुस जाए अंदर, ये चल क्या रहा है। तो बात तो ठीक है, आप कैसे देखते कई हैं? बार गुड़गांव में देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, पर जब शराब के ठेके पे जाते हैं देखते हैं कि सारे हिंदुस्तान की दिवाली यही इकट्ठी हो रही है। कि और उसमें रिसेशन का है, उसमें ये देखते हैं जितने 5 स्टार होटल में जाओ, पूरा एक बॉक्स बना होता है जिसमें सब दुनिया की बढ़िया विस्की वो ले जा रही है। अब ये बातें एक यूरोपियन कल्चर यहाँ आ गया, उन लोगों की लाइफ और थी। हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 140 करोड़ लोगों में आप उस बातों को नहीं कर सकते जो इंग्लैंड में, फ्रांस में, आप जर्मनी में जो कर सकते हैं वो यहाँ नहीं है। हमारा टोटल कॉन्सेप्ट बदल जाए तो फिर ये चीज़ें ठीक है, पर ये ज़्यादा ही ओवर हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा हो रहा है, और मुझे लगता है शायद सभी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, ये आपके मेरे जो सब नहीं है। पूरे मुझे लगता है लोग देखते हैं कि जहाँ देखो ठेके सबसे ज़्यादा जगमग कर रहे हैं, और हर कोने पे, हर एक गली से निकलो तो सामने फिर ठेका दिख जाता है, 2 गलियां पार करो तीसरे फिर ठेका। हमारी फैमिली की बात बता रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा और ओम प्रकाश जी का आज तक दोनों भाइयों का नियम था, हमने कभी बियर भी नहीं पी थी। हमारे सब क्लोज सर्कल में सब रिश्तेदार सब जानते हैं, कभी बियर भी नहीं, शराब तो बहुत दूर की बात है। पर हम ठेकों पे जाएंगे तो गाड़ी में एक बार निगाह जरूर जाती है कि यहाँ क्या रखा हुआ या क्या चल रहा है, क्या रखा हुआ है, है। तो वो क्या अट्रैक्शन है उसकी। देखिए जिंदगी में हमने नियम कर रखा है कि नहीं पियेंगे, ये बात कोई नहीं। लोग हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पीते हैं, आर्मी के जनरल्स पीते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पीते हैं, कोई वो बुरी बात नहीं है। कहते हैं सेहत के लिहाज से 60 साल के बाद ठीक है, और हमने समझा कि नहीं फैमिली में अब तक नहीं है, तो इस बात को रोके चले, नहीं अच्छा है, क्योंकि इसके कई परिणाम भी बड़े ठीक नहीं देखते, इस करके रुके हुए। अभी जोसेफ, जब मैं आपके पिछले कार्यकाल में एक चीज़ जानना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि शायद इसलिए जाननी ज़रूरी है क्योंकि वो आपका एक बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग टेन्योर रहा। जब आप मंत्रिमंडल में शामिल हुए मनोहर लाल जी की, तो आपको पावर डिपार्टमेंट और जेल डिपार्टमेंट दिया गया। उस टाइम पे जब आपको दोनों डिपार्टमेंट दिए गए तो 2 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि आपके सामने सबसे पहले जब आपने फर्स्ट मीटिंग ली होगी अपनी टीम्स की, अधिकारियों की, तो आपके सामने उन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर चैलेंजेस क्या थे, और उसके लिए आपने इनिशियली अपना ऐसा क्या एक्शन प्लान बनाया था जो आपने एग्जीक्यूट किया, तो इसमें पावर डिपार्टमेंट भी मुनाफे में आया और जेल्स के अंदर भी आपने बहुत रिफॉर्म्स किए। 2 चीज़ें मैं बताता हूँ बहुत ब्रीफ में, क्योंकि लंबा हो गया आपका इंटरव्यू। पावर डिपार्टमेंट में जैसे मैंने लिया तो ऑफिसर्स होते हैं, आके प्रेजेंटेशन करते हैं जिसमें एसीएस एमडी सारे आके बैठे हैं। मैंने सब सुना, बहुत ध्यान से पेशेंसली सब सुना। पहली मीटिंग थी, मुझे सुनना ही चाहिए था जी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बेस्ट एससीज कौन है, उन सबको बुलाओ। अब तक के एसडीओ सब परफॉर्म कराया, मैंने तभी ट्रांसफर्स बना लेके तो मैंने उनको वैसे करके दे दिया, और ये कह के दिया कि आपको दे रहा हूँ, मुझे आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, मैं आपको 6 महीने के लिए काम दे रहा हूँ, अगर 6 महीने में ठीक नहीं हुआ तो सबसे बेकार जगह आपको भेज दूंगा। और आप ये समझे उसका ऐसा एक्शन गया कि वो 6 महीनों में उन्होंने गजब की परफॉर्मेंस, जो नहीं करने वाले काम थे वो आदमी भी बढ़िया काम करने लगे। ये डिपेंड करता है कि आप कॉन्फिडेंस कितना रिपोर्ट करते हैं। अगर डीसी एसपी को आप कह देंगे, मुझे ये पता है, मैं 3 4 6 सरकारों में रह लिया, कभी भी चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी करेगा, किसी मिनिस्टर एमएलए से नहीं करेगा, वो पूछेगा डीसीएचपी से क्या उसके सबसे ज़्यादा। अगर चीफ मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस उनमें रिपोज करता है तो उन लोगों को फिर ईमानदारी से वह काम करना चाहिए। तो मैंने जब ऑफिसर को ये कहा तो मैं कहने का मैं किसी जेई के घर जिसकी बढ़िया प्रोफेंस है उसके घर भी आके चाय पीऊँगा, अगर मुझे किसी ने ठीक नहीं करा, वो चीफ इंजीनियर भी होगा तो भी ऑफिस में नहीं घुसने दूंगा। तो एक मैसेज क्या, मैं रीजन भी लेता हूँ पर सख्त भी हूँ। और उसके बाद मेरे पावर डिपार्टमेंट में आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपसे दे रहा हूँ, पूरे देश में जितने एक्सावेटर्स बनते हैं, आज गुड़गांव में कहाँ पहुँच गया केवल पावर डिपार्टमेंट में, कि जब भी कोई इंडस्ट्री आएगा सबसे पहले देखेगा पावर पोजीशन क्या, हमने बहुत सुधारा जी। मुझे आर.के. सिंह जी ने, मनोहर लाल जी ने बहुत सपोर्ट करा करके मुझे फ्री हैंड दिया गया जी। और उसके बाद मेरे इसमें मैं आपसे बताता हूँ, गुड़गांव, फरीदाबाद और आपका ये रिवाड़ी, ये एरिया सारा मानेसर, इतने इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी एक्सावेटर पूरे देश का जितना बनता है उसका 60% अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे देश की जितने कारें बनती है उसका 51% अकेले हरियाणा का शेयर है। पूरे देश में जितने मोटरसाइकिल बनते हैं 60% अकेला हरियाणा बना रहे हैं। और ये पूरे देश में जितने ट्रैक्टर बनते हैं उसका 34% अकेला हरियाणा बना रहे हैं। तो पावर डिपार्टमेंट बहुत ऊपर गया। जेल में है,
मेरे यहाँ एक दिन मैंने कई बार, बाकी के ऐसे नहीं बुलाते, मैंने एसडीओ तक मीटिंग बुलाई, एक्शन तक की बुलाई, इस चीज़ की अलग मीटिंग बुलाई, सबको बुला के मॉनिटर करता था, काम कहाँ कैसे हो रहा है बताइए, मुझे रिपोर्ट चाहिए। अगली मीटिंग में 15 तारीख की फिर तय कर दी, मुझे तब तक फाइल जाती उस पर नोट लगता था कि मुझे इस डेट तक रिप्लाई करें। तो सब में 1 मिनट में सुधार हो गया कि भाई वो मतलब काम से मतलब उस आदमी को। जेल डिपार्टमेंट में जब मैंने सब जेल स्टूडेंट्स को बुलाया, मैं बताओ क्या चाहिए, बोलो सब हमारे प्रॉब्लम है, वो क्या, मैं कहने के मोबाइल बंद होने चाहिए, खाना 1 नंबर करो, जो बना के दो वो करो। मेरे डीजीपी थे मोहम्मद अकील, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, आज तो अब वो जेल में नहीं है, उन्होंने मुझे बड़ा साथ दिया। तो वो जेल वाले मुझे कहने के कि साहब हमारी दिक्कत ये है कि जब हम बस में आते हैं, तो हम स्टूडेंट जेल हैं, हम बस में कई बार सीट नहीं मिलती, खड़े होके आते हैं, तो फिर हमारी यूनिफॉर्म की बेइज्जती है, तो इस करके हमें चाहिए कि गाड़ी तो मिलनी चाहिए, हम स्टूडेंट जेल है, 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार कैदी हमारे पास, जिले में एक ही जेल होती है, और हम पे मोबाइल भी नहीं है। तो मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी, हमने एक वर्कशॉप करी जिसमें सीएम मनोहर लाल जी भी आ गए, हमारे डीजीपी और डीजीपी तिहाड़ भी थे, और हमारे होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब उसमें आ गए। 6 घंटे मीटिंग थी, उसी में डिसाइड कर दिया कि सबको इमीडिएट गाड़ी दो। अगले 15 दिन में सब जेलों में एक एक नई स्कॉर्पियो चलेगी, सब यूनिफॉर्म में आने लग गए, और सारे जो है वो सबको मोबाइल दे दिए। हमारे जेलों में इतना सुधार हुआ, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट में ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि पंजाब वालों हरियाणा से सीखो, तुम्हारी जेलों में मोबाइल मिलते हैं, किसी गैंग का मैं नाम नहीं लूंगा, उनका थ्रेट मिलता है, तो हरियाणा से जाके सीखोगे, कहीं कुछ नहीं होता। हरियाणा में आज तक रिकॉर्ड है, कभी कोई सुरंग करके, दीवार फांद के, या बाहर जाके जब को उन्हें डेट पे लेके जाते हैं तो इनकाउंटर करके छुड़ा के ले जाए कैदियों को, ऐसा आज तक हरियाणा में घटना नहीं। आपका जब इच्छा हो ना, तो उसके बाद ऑफिसर तो उस हिसाब से चलेंगे जैसा आप चलाने चाहिए। जब आप किसी चीज की कन्विक्शन, स्कूल में एक हेडमास्टर आता है जी, जब वो बाहर से चल के आएगा, अगर वो सख्त हेडमास्टर है तो उसको बाहर से जब देख लेंगे ना, तो बच्चे भाग के क्लास में, दौड़ के क्लास में जाके सीट पे बैठेंगे, शोर जो हो रहा है क्लासों में बंद हो जाएगा कि हेडमास्टर आ गए। और एक हेडमास्टर ऐसा है कि जब वो सीट पे बैठा है तो वो नहीं, जब वो रूम में आएगा अपने ऑफिस में, तो टीचर्स बैठे हैं, वो पैर यूं करके साइड दे देंगे, हेडमास्टर जाके सीट पे बैठ जाएगा, क्लासों में शोर हो रहा है, कोई नहीं, हेडमास्टर वो भी है, हेडमास्टर वो भी है। सही बात है। तो आपको अपने आपका कंट्रोल और कमांड कैसे है वो आपको करना चाहिए। जो सब चलते चलते हमने शुरुआत में बात की थी कि भाई आपने एक बयान जो दिया था कि भाई पार्टी एक हो जाए तो अच्छी बात है, प्रदेश की सत्ता में भी वापसी करेगी और भी करेगी, जिसमें अजय सिंह जी ने भी अपनी समर्थन जताया आपके बयान का। चलते चलते अगर अभय सिंह जी के लिए कोई मैसेज देना चाहे, आपने बयान तो दे दिया कि अभय सिंह जी को कहना चाहिए कि सोचो इस बारे में, भाई सब समझदार है, मीडिया 2 मिनट में सबको सब कन्वे करता है, पर हम जो बात करें ये क्या समझते हैं, सब ये कल चली जाएगी, सब फिर रोज अखबारों में बयान सब बातें आ जाती है। अब एक हफ्ता सर्कुलेट होगी, अपना अपना रिएक्शन दे, अगर कोई पॉजिटिव बात होगी तो मैं चाहूंगा कि अच्छा काम मेरे हाथ से हो जाए। हाँ नहीं बिल्कुल, अगर नहीं करेंगे बच्चे तो फिर निर्णय, फिर मैं ये समझूंगा कि जो लोग इधर उधर निगाह लगाए बैठे हैं ना, ये उन्हें भी अपने रास्ते तय कर लेना चाहिए, धोखे में नहीं रखना चाहिए। मैं कम से कम धोखे में नहीं रखूंगा, लोगों का अपना निर्णय लेके फैसला करूंगा। बिल्कुल सही। चलो उम्मीद करते हैं जो साहब कि अगर परिवार एकजुट हो तो शायद प्रदेश की राजनीति के लिए भी कुछ बेहतर हो, और परिवार के लिए होगा तो हमारी उम्मीद है। और आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो साहब, आपने जेन्युइनली बड़ी निष्पक्षता के साथ आपने जवाब दिए, और मुझे लगता है कि बेहद न्यूट्रली आपने जवाब दिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे लिए भी इट्स ए प्लेजर एंड ऑनर फॉर अस to have your experience shared with us also and our viewers also. Really thank you so much. Thank you Deepak ji. और आपकी अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए भी हम कामना करते हैं। किसी प्रकार आप प्रदेश और देश की राजनीति में कंट्रीब्यूट करते रहे, और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को प्रेरित करते रहे राजनीति और सेवा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शुभकामना का वो ज्यादा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये थे हमारे साथ आज चौधरी रणजीत सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र, सांसद रहे हैं, पूर्व में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, जेल और पावर मंत्री रहे उसके बाद, और बड़ी करीबी से हरियाणा की और देश की राजनीति को जानते हैं। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमने जो भी बातें की हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल अनबायस्ड होकर उन्होंने अपने सारे ओपिनियन रखे हैं। तो ये पॉडकास्ट आपको इसलिए देखना चाहिए कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपने आज से पहले नहीं देखी हैं, एंड इट इज़ 100% नॉट स्क्रिप्टेड। तो आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद करेंगे कि आप इस पॉडकास्ट को पसंद करेंगे। और हमारे इस पॉडकास्ट के साथ आपके पास कुछ सजेशंस या फीडबैक हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के माध्यम से, निष्पक्ष शो के माध्यम से और भी जिन नेताओं से बात करें, पूरी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ बात करें, ताकि वही तथ्य आपके सामने लाएं जो वाकई जनता जानना चाहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया और इसी तरह से हमारे इस शो को प्यार देते रहिए।